अपनी प्रथा के अनुसार आज हम अपनी मीटिंग शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी से अनुरोध है कि अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धन्यवाद सर। आज की 185 वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज की 185 वेबिनार में मैं ऐसी शख्सियत का इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूं जिसको इंट्रोड्यूस करते हुए भी मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मैं आज की वेबिनार में स्वागत करता हूं हमारे आगरा से राकेश अग्रवाल जी, हमारे सीए साहब हैं, जो आप द्वारा एमकॉम, एलएलबी, एफसीए, डीआईसीए और सोशल ऑडिट आप द्वारा किया जाता है। आप आगरा के मेसर्स आर्क एंड एसोसिएट के सीनियर पार्टनर हैं। आप द्वारा एमकॉम दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा से किया गया, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश सरकार के हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट द्वारा गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। आप द्वारा एमकॉम आगरा यूनिवर्सिटी से की गई, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यपाल द्वारा बेस्ट कैंडिडेट के रूप में सम्मानित किया गया। आप द्वारा 1997 में सीए कंप्लीट की गई, एक बेस्ट रैंकर के रूप में आप द्वारा सीए कंप्लीट की गई है। आप द्वारा सन 2000 में एलएलबी की एजुकेशन को पूर्ण किया गया फर्स्ट डिवीजन के साथ। स्वागत करता हूं सीए राकेश अग्रवाल जी। अगर मुझे आपकी उपलब्धियों में बताने में कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। और आपने इतना डिस्क्रिप्टिव मेरे बारे में जो बताया, ठीक है, पता नहीं मैं उसके काबिल हूं या नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच। क्या मेरी तरफ से शुरुआत हो सकती है? शुरू करें? जी सर। यस सर। सबसे पहले उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन का मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया और आप लोगों से कनेक्ट करने का मुझे मौका मिला। संगठन के फाउंडर प्रेसिडेंट हर्ष शर्मा जी, प्रेसिडेंट विक्रमजीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी उपाध्याय जी, ट्रेजरर मुकेश शर्मा जी, चेयरमैन महेश्वरी जी और अन्य सभी ऑफिस बियरर्स और मेंबर्स। तो आज जो हमारा डिस्कशन हुआ, दीपक भाई से बात की थी, तो दीपक भाई ने बोला कि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के ऊपर एक सेशन की जरूरत है। तो आज हम जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का इनकम टैक्स में जो टैक्सेशन के डिफरेंट प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के ऊपर हम लोग आज यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो यहाँ डिस्कशन करेंगे वो जो शेयर्स हैं और उनका जो टैक्सेशन एस्पेक्ट होता है वो क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसी तरीके से जो एक टर्म है डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और उनका टैक्सेशन किस तरीके से होता है, उस विषय को भी हम लोग टच अपॉन करेंगे। साथ में जो हमारे जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसमें टर्नओवर कैलकुलेशन कैसे की जाती है, टर्नओवर क्या होता है और कब हम टर्नओवर कैलकुलेशन करते हैं। इसके अलावा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो होते हैं उसके क्या रूल्स होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे शेयर्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जब वो बिजनेस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जैसे सेक्शन 44AA, 44AB, 44AD, इन सब का क्या इंप्लीकेशन होता है और इनको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, शेयर्स क्या होते हैं हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी कंपनीज होती हैं वो कंपनीज अपनी ओनरशिप को डिस्ट्रीब्यूट करके या अपनी ओनरशिप को छोटे छोटे पार्ट्स में जब डिवाइड कर देती है, तो जो एक छोटा सा पार्ट उसकी ओनरशिप का होता है उसको हम लोग शेयर बोलते हैं। तो सिंपल सी बात ये मान के चलिए, अगर किसी कंपनी की 1000 करोड़ की कैपिटल है, उसमें से अगर वो एक शेयर की जो वैल्यू है वो 100 रुपए डिसाइड करती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो सिंगल ओनरशिप यूनिट है उसकी 100 रुपए की, उसको हम लोग शेयर बोलते हैं। और ये जो शेयर्स होते हैं, ये शेयर्स अपने आप में एक फाइनेंशियल एसेट होती है, जो कि अगर लिस्टेड होती है तो वो शेयर मार्केट में ट्रेड करती है, और अगर वो अनलिस्टेड होती है तो हम उसको आपस में एक्सचेंज करके, हम जो जानकार लोग हैं उनको आपस में बेच के उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो शेयर है, शेयर एक एसेट है। वो एसेट दो नेचर की हो सकती है, अगेन कैपिटल नेचर की भी हो सकती है और वो बिजनेस नेचर की भी हो सकती है, जिसको हम आगे जाके देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है, टैक्सेशन शेयर्स का कैसे होता है। तो देखिए, टैक्सेशन जो शेयर्स का होता है, वो टैक्सेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि हम जो शेयर्स हैं उनको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उनकी कैटेगरी या उनको हम जो क्लासिफाई कर रहे हैं वो अपने यहाँ किस तरीके से कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हैं उनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली, अगर वो शेयर्स हमारे पास एज अ कैपिटल एसेट हैं, यानी हमने अगर उनको अपनी संपत्ति के रूप में क्लासिफाई किया हुआ है, एसेट के रूप में क्लासिफाई किया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में उनके ऊपर जो प्रॉफिट अराइज होता है, उनके ऊपर जो इनकम अराइज होती है, उस इनकम को हम लोग कैपिटल गेन बोलते हैं। और जो दूसरा इसका क्लासिफिकेशन होता है, वो क्लासिफिकेशन होता है कि अगर इन शेयर्स में या स्टॉक्स में हम डील करते हैं, इसमें ट्रेडिंग करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इन शेयर से जो इनकम बनती है वो आपकी बिजनेस प्रोफेशन हेड में इनकम बनती है। तो ब्रॉडली शेयर्स का या सिक्योरिटीज का जो क्लासिफिकेशन है टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दो कैटेगरीज में आता है, एक एज अ कैपिटल गेन और दूसरा आता है एज पीजीबीपी, यानी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये जो कैटेगराइजेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे लिए समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कब ये जो शेयर है, ये इसके ऊपर जो इनकम है वो कैपिटल गेन में फॉल करेगी, और कब इसके ऊपर जो इनकम है वो बिजनेस हेड में फॉल करेगी। क्योंकि ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जो कहीं ना कहीं टैक्सेशन को भी इफेक्ट करता है, जो कहीं ना कहीं जो इसके रूल्स हैं आगे कैरी फॉरवर्ड के या ऑडिट के या अकाउंट्स के, इन सारे रूल्स को भी ये इफेक्ट करता है। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट होता है कि हम उसको प्रॉपरली क्लासिफाई करें कि वो जो शेयर्स हैं वो हमारे लिए कैपिटल एसेट हैं या वो हमारा पीजीबीपी या बिजनेस प्रोफेशन का पार्ट है। अब अगर शेयर्स बिजनेस प्रोफेशन में फॉल करते हैं, मान के चलिए, तो ऐसी सिचुएशन में भी इसके दो फर्दर कैटेगरीज होती हैं। ये जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हैं, ये आपके पास एज अ नॉर्मल बिजनेस भी हो सकते हैं, और दूसरा इसका ऑप्शन, इसका जो वे आउट होता है वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के रूप में भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगेन बिजनेस में अगर वो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज फॉल कर रही हैं, तो हमें फिर देखना पड़ता है, फर्दर इनका क्लासिफिकेशन देखना पड़ता है, क्या ये नॉर्मल बिजनेस बतौर हमारे पास शेयर्स हैं, या फिर ये स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस या स्पेक्युलेटिव बिजनेस के रूप में ये हमारे पास शेयर्स हैं। तो ये हमें डिसाइड करना पड़ता है, और ये कैसे डिसाइड करेंगे ये हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब हम शेयर्स का कैटेगराइजेशन या शेयर्स के ऊपर जो इनकम है उसको कैपिटल गेन हेड में हम क्लासिफाई करते हैं, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है कि जो कैपिटल गेन है वो, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, दो कैटेगरी का हो सकता है, दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो जो शेयर्स के ऊपर आपका या सिक्योरिटीज के ऊपर आपका जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, इसको कैसे डिसाइड करते हैं। तो इस चीज को डिसाइड करने के लिए जो रूल है, जो लॉ है, वो डिफाइंड है हमारा, एक्चुअली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो डिफाइंड है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है, जहां पर कि बताया जाता है कि जो शेयर्स हैं उनको आप कितने टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं, उसके ऊपर ये डिसाइड होगा कि वो शेयर शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो मैं ब्रॉडली या मोटे तौर पर आपको बता दूं,
जो शेयर्स हैं उनके केस में, या शेयर्स या सिक्योरिटीज के केस में 3 पीरियड ऑफ होल्डिंग हो सकते हैं। एक 12 महीने हो सकता है, एक 24 महीने हो सकता है और एक 36 महीने हो सकता है। नॉर्मली जो 12 महीने हैं पीरियड, वो उन शेयर्स के केस में एप्लीकेबल है जो कि शेयर्स आपके लिस्टेड शेयर्स हैं या लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं। तो जो आपके लिस्टेड शेयर्स और सिक्योरिटीज हैं उनके केस में जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, अगर वो 12 महीने तक है तब तो वो शॉर्ट टर्म होंगे, और 12 महीने से अगर ऊपर रहता है, यानी एक दिन ऊपर या उससे कितने भी दिन ऊपर अगर वो रहता है, तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। ऐसे ही जो आपके अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं, अनलिस्टेड शेयर्स के केस में जो पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाता है वो पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने होता है, 24 मंथ्स होता है। तो अगर आपके अनलिस्टेड शेयर्स हैं और वो अनलिस्टेड शेयर्स अगर आप 24 महीने तक अपने पास होल्ड करके उनको बेचते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और 24 महीने के बाद अगर आप उनको बेचते हैं तो उनके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। लिस्टेड शेयर्स का क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं, आपके पास वेदांता के शेयर्स हैं, आपके पास टाटा की जो टाटा मोटर्स है, या फिर टिस्को है, टेल्को है, इन सब के शेयर्स हैं। ये सब सारे शेयर्स कौन से हैं? लिस्टेड हैं, बिकॉज ये शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। तो इनका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसिडर किया जाएगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए 12 महीने किया जाएगा। अनलिस्टेड शेयर्स क्या हो सकते हैं? वो शेयर्स जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के भी हो सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के भी हो सकते हैं। वो शेयर्स जो शेयर्स तो हैं लेकिन उनकी किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में ये सारे के सारे शेयर्स में जो पीरियड ऑफ होल्डिंग हम कंसिडर करेंगे ये 24 महीने करेंगे। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे आप लोग डील करते होंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में, आप लोग डील करते होंगे, तो आपने कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म की, उसमें मान के चलिए 5 लोग उसमें शेयर होल्डर्स हैं। अब उनमें से एक शेयर होल्डर अपने शेयर बेच के किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में वहां जो पीरियड होल्डिंग लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म निकालने के लिए जो हम देखेंगे वो कितना होगा? वो 24 मंथ्स होगा। इसके अलावा बहुत सारी जो सिक्योरिटीज हैं, बहुत सारे जो बॉन्ड्स हैं जो इन कैटेगरीज में फॉल नहीं करते हैं, उनके केस में जो स्पेसिफिकली हम लोग कवर कर रहे हैं उसमें फॉल नहीं कर रहे हैं, तो उन सब के लिए जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 36 मंथ्स का काउंट किया जाएगा। तो ये 3 कैटेगरी हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग की, जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि वो जो शेयर्स और सिक्योरिटीज हैं वो लॉन्ग टर्म नेचर के हैं या शॉर्ट टर्म नेचर के हैं। और ये चीज डिसाइड करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, क्योंकि इनकी जो टैक्स इंपैक्ट है या टैक्स इंप्लीकेशन है वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि वो जो शेयर्स हैं वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म कैटेगरी के हैं। नेक्स्ट हम लोग फर्दर देखते हैं इसमें कि जो कैपिटल गेन है वो, जैसा कि मैंने बताया, 2 तरीके का है, लॉन्ग टर्म है और शॉर्ट टर्म है। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेते हैं शेयर्स और सिक्योरिटीज के ऊपर। तो शेयर्स के ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, तो उनके केस में जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, जैसा मैंने आपको अभी लास्ट टेबल में भी आपको बताया कि वो पीरियड कितना होता है? 12 महीने। तो अगर आप इन कुछ शेयर्स को या इन लिस्टेड शेयर्स को 12 महीने से ऊपर होल्ड करते हैं, तो इनके ऊपर जो गेन होगा दैट गेन विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और जैसा कि मैंने बताया अगर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं तो इनको अगर आप 24 महीने से ऊपर होल्ड कर रहे हैं तो इनके ऊपर भी अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब एक इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसका टैक्सेशन किस रेट से होगा? देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो पोजीशन है शेयर्स की या लिस्टेड शेयर्स की, वो क्या थी कि 2018 तक, यानी अप टू 31 मार्च 2018 जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ करता था शेयर्स के ऊपर, लिस्टेड शेयर्स के ऊपर, वो फुली एग्जेम्प्ट होता था। और उसके लिए जो सेक्शन था प्रिस्क्राइब वो था सेक्शन 10 सबसेक्शन 38। इस सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 में जो भी आपका कैपिटल गेन होता था लॉन्ग टर्म शेयर्स का, वो पूरी तरह टैक्स फ्री होता था, एग्जेम्प्ट होता था। लेकिन 2018 जो हमारा फाइनेंस बिल था या फाइनेंस एक्ट था, उसमें एक बहुत मेजर चेंज किया गया, एक बहुत मेजर परिवर्तन किया गया, जिसके बाद ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर्स के ऊपर और आपके लिस्टेड शेयर्स के ऊपर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, ये आपका टैक्सेबल हो गया। लेकिन इसके लिए जो टैक्स रेट रखा गया वो टैक्स रेट स्पेशल टैक्स रेट था, और वो टैक्स रेट कितना था? 10% था। और
इस चीज को लाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया जो था सेक्शन 112A। इस 112A के द्वारा इन्होंने क्या किया, एक नया टैक्सेशन इसमें क्रिएट किया आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। टैक्स रेट था जैसा मैंने बताया 10% था। इसमें इन्होंने एक बेसिक एग्जेम्पशन और दे दी कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के ऊपर है तो इसमें आपको बेसिकली 1 लाख तक की एग्जेम्पशन होगी। यानी फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है, 22-23 का हम लोग रिटर्न भर रहे हैं, तो 22-23 में अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सपोज मान के चलिए 95,000 की है इन शेयर्स के ऊपर, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि ये पूरा की पूरा जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ये बोल दिया कि जो टैक्सेबिलिटी अराइज होगी वो केवल उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अराइज होगी जो 1 लाख से ज्यादा है। यानी बेसिक एग्जेम्पशन इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए शेयर्स वाले के लिए 1 लाख रुपीस की देगी। तो एक सबसे बड़ी चीज जो इसमें 112A में जो किया इन्होंने ये किया। इसके बाद दूसरी बात इन्होंने कही कि हम जैसा कि जानते हैं कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं उनके ऊपर हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन हम सभी लोग जानते हैं आई थिंक, क्योंकि सभी लोग टैक्स फील्ड के हैं, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट हम लोग को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में मिलता है। लेकिन इन्होंने यहाँ क्या प्रोविजन किया कि अगर आप इस स्पेशल प्रोविजन में फॉल कर रहे हैं, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं या फिर वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो यहां इन्होंने इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमें प्रोवाइड नहीं किया था। साथ ही इन्होंने क्या कहा, साथ ही इन्होंने कहा कि जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स और एचयूएफ हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझिएगा। बेसिकली रेसिडेंट इंडिविजुअल्स और एचयूएफ जो होते हैं उनके केस में क्या होता है कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है किसी भी इंडिविजुअल के केस में वो कितनी होती है, 2,50,000 अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है, यानी 2.5 लाख रुपए तक उसकी टोटल इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। अब एक क्वेश्चन रेज किया गया, एक क्वेश्चन था कि साहब अगर मान के चलिए कि किसी व्यक्ति की कोई इनकम नहीं है, केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की ही इनकम है शेयर्स पर, तो क्या ये बेसिक एग्जेम्पशन जो 2.5 लाख रुपए की है मिलेगी या नहीं, दिस वाज अ क्वेश्चन। तो इसका भी आंसर सेक्शन 112A में दिया गया और वो ये दिया कि अगर आपकी मान के चलिए पहला एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है, केवल आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सच शेयर्स या सच यूनिट्स जो है आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है, तो ऐसी सिचुएशन में जो 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन है वो आपको मिल जाएगी। एक दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है, वो सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपकी अदर इनकम्स भी हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की भी इनकम है। तो इस दिशा में क्या होगा, तो इस दिशा में बहुत एक थंब रूल बनाया। वो थंब रूल ये था कि सबसे पहले जो बेसिक एग्जेम्पशन है वो बेसिक एग्जेम्पशन आपको कहां से दी जाएगी, आपकी अदर इनकम से। यानी अदर इनकम्स का मतलब इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सच शेयर्स। तो सबसे पहले 2.5 लाख रुपए की जो डिडक्शन दी जाएगी वो वहां से दी जाएगी, और उसके बाद अगर ये मान के चलिए फिर भी कुछ डिडक्शन या एग्जेम्पशन रह गई तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से दे दिया जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलिए कोई एसएससी है जो कि रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, सपोज ये मान के चलिए कि उसकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है वो है मान के चलिए 3 लाख रुपए, और उसकी जो बाकी अदर इनकम्स हैं वो हम लोग मान लेते हैं 2 लाख रुपए की। तो टोटल इनकम कितनी हो गई, 3 + 2, उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख रुपए की हो गई। अब ये जो कैलकुलेशन है ये कैसे होगी, इस कैलकुलेशन को करते समय हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 3 लाख रुपए का है। रूल सेक्शन 112A के हिसाब से सबसे पहले हमें उसको बेसिक 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से देनी है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्सेबल पार्ट होगा वो कितना होगा, केवल 2 लाख रुपए। अब आते हैं बेसिक एग्जेम्पशन को टच अपॉन करते हैं। बेसिक एग्जेम्पशन हमारी लिमिट कितनी होती है, जहां तक कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 लाख रुपए। इस 2.5 लाख रुपए को सबसे पहले हम सेट ऑफ करेंगे कहां से, इस 2.5 लाख को सबसे पहले हम सेट ऑफ करेंगे अपनी अदर इनकम से, जो कि कितनी है, सपोज वो अदर इनकम सैलरी की ही है, वो कितनी है हमारी 2 लाख रुपए की। तो 2 लाख रुपए की सैलरी इनकम से उसको सेट ऑफ कर लिया, तो 2.5 लाख में से 2 लाख हमने माइनस किया, बचा कितना, 50,000। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का हमारे पास बचा 50,000। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमने कितना निकाला था, 3 - 1 2 लाख रुपए,
2 लाख रुपए में से हम लोग क्या करेंगे, 50,000 की जो रिमेनिंग एग्जेम्प्टेड पार्ट है उसको माइनस कर देंगे। बाकी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्सेबल रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, 1.5 लाख रुपए। तो ये 1,50,000 यहां पर आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, और वो टैक्सेबल इनकम कौन सी होगी, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम होगी। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए हमने ये कैलकुलेशन की, अब कैलकुलेशन करते समय आपने एक चीज समझी, एक चीज आप जानते हैं कि हमें एक रिबेट और मिलती है, वो रिबेट कौन सी होती है, सेक्शन 87A की। सेक्शन 87A की जो रिबेट है वो हमारे फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक के लिए कितनी है, 12,500। तो वो रिबेट हमें मिलती है। हम सभी जानते हैं कि उस रिबेट को लेने के बाद नॉर्मली जो हमारी इनकम है वो 5 लाख तक की क्या हो जाती है, टैक्स फ्री हो जाती है। अब मेरा हाउस से क्वेश्चन है कि इस सिचुएशन में, हमारे इस एग्जाम्पल में, क्या हमारे ऊपर कोई टैक्स लगेगा? सर एनी आंसर? राकेश सर लगेगा। लगेगा। रीजन सर? 87A की रिबेट मिलेगी नहीं। मिलेगी, वेरी बिल्कुल नहीं मिलेगी, सही कह रहा। बिल्कुल। संजय भटनागर जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि इसमें हमें 87A की रिबेट नहीं मिलती है। तो अब एक इंपॉर्टेंट यहां पर जो इन्होंने प्रोविजन और किया, वो प्रोविजन क्या किया कि ये भी अगेन 112A में बोला इन्होंने कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। अब देखिए प्रैक्टिकली तो हमारी जो इनकम थी यहाँ वो केवल कितनी थी, वो केवल 1.5 लाख रुपए थी। कायदे से 1.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए था, बट यहाँ लग रहा है कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ लगेगा। दूसरा क्वेश्चन, लगेगा तो टैक्स कितना लगेगा इस 1.5 लाख पर, वेदर 5% विच इज द फर्स्ट स्लैब, और 10% और 20%। सर सेकंड क्वेश्चन 20%। गुड। कितना सर? 20%। 20%। एनी अदर आंसर? सर 10% स्पेशल रेट। वेरी, इट विल बी 10%। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, क्योंकि हम जो कवर हो रहे हैं सेक्शन 112A में हो रहे हैं। अब मैंने आपको जैसा बताया 1.5 लाख रुपए की जो मेरी इनकम बची थी, वो कौन सी बची है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। उसके लिए स्पेशल रेट ऑफ टैक्स सेक्शन 112A में क्या प्रोवाइड किया हुआ है, 10%। तो इस 1.5 लाख रुपए पर 10% टैक्स लग जाएगा, विच कम्स टू 15,000। तो यहाँ 15,000 का टैक्स प्लस जो भी आपका रिलेवेंट सेस है वो लग जाएगा, और इस तरीके से इसकी टैक्सेबिलिटी कंप्यूट हो जाएगी। अब एक पॉइंट और अराइज होता है, मान के चलिए 1.5 लाख रुपए की हमारी इनकम बची, ठीक है ना, या फिर हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मैंने इस साल में यानी 22-23 में करीब 10 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया, और मेरी कोई इनकम ही नहीं है, मैंने कुछ साल भर कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया था, 1.5 लाख रुपए LIC में इन्वेस्ट किए थे। इसके अलावा 50,000 मैंने जो आपकी पेंशन प्लान है जिसमें 50,000 की एडिशनल डिडक्शन मिलती है वहां भी किए, और मैंने 25,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया था। तो दीज ऑल आर चैप्टर 6A डिडक्शंस। तो क्वेश्चन अराइजल, मेरी जो एलिजिबल डिडक्शंस थी वो कितनी थी, 150 प्लस 50 यानी 2 लाख प्लस 25,000 2.25 लाख रुपए की थी। नाउ द पॉइंट इज कि जो मैंने 10 लाख रुपए की इनकम कमाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर से, इसमें से क्या ये 2.25 लाख रुपए डिडक्ट होंगे? नहीं होंगे सर, नहीं होंगे। ये भी अगेन सेक्शन 112A में प्रोवाइड किया गया कि आपको चैप्टर 6A की कोई भी डिडक्शन इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से नहीं मिलेगी। तो एक ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन हो गया। अब टैक्सेबिलिटी की बात कर लें इसी एग्जांपल में, 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्सेबिलिटी कितनी आएगी सर, एनीवन? 10%। सर कितना कंप्यूट करेंगे हम, कंप्यूट कितना हो जाएगा, 7.5 लाख रुपए का बैठेगा। बिल्कुल ठीक है। पहले तो 10 लाख में से 1 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे, 9 लाख रुपए बचे। अब 9 लाख रुपए पे कितना टैक्स लगेगा सर? 9 लाख रुपए पे क्यों सर जाना, क्योंकि मेरे पास में तो कंप्लीट 10 लाख की है, तो 2.5 लाख रुपए का मेरे उसका मिलेगा एग्जम्पशन लिमिट का। परफेक्ट सर। तो गर्ग साहब ने बिल्कुल सही बोला कि 9 लाख में से 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन हमें मिल जाएगी, बाकी 6.5 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स रेट रहेगा वो क्या रहेगा, दैट विल बी 10%। यहाँ स्लैब नहीं रहेगा, यहाँ स्पेशल टैक्स रेट रहेगा, दैट विल बी 10%। 65,000 का टैक्स रहेगा प्लस सेस रहेगा। तो ये कैलकुलेशन की मेथोडोलॉजी हमारी इस सेक्शन 112A ने प्रोवाइड की। तो दिस वाज अ स्पेशल रिजीम जो कि आपकी इंट्रोड्यूस की थी फाइनेंस एक्ट 2018 में, राइट सर?
इसके बाद एक पॉइंट और अराइज होता है इसमें, दैट इज कि अगर हमारे अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं तो उनके ऊपर टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। अनलिस्टेड शेयर्स हो सकते हैं, जैसा मैंने बताया प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स हैं, या ऐसी लिमिटेड कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी शेयर्स की लिस्टिंग नहीं कराई है। उन शेयर्स की टैक्सेबिलिटी क्या होगी, वो जो शेयर्स हैं वो आपके 112A में कवर्ड नहीं होंगे, वो आपके नॉर्मल जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले प्रोविजंस होते हैं वहां फॉल करेंगे। और नॉर्मल कैपिटल गेन प्रोविजंस क्या कहते हैं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर टैक्स कितना लगता है, 20%। 20%। प्लस उसमें हमें क्या बेनिफिट मिलता है, इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलता है। तो इन दो प्रोविजंस को लगाते हुए, इंडेक्सेशन देते हुए उनके ऊपर 20% का टैक्स रेट अप्लाई हो जाएगा। तो दूसरी बात लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की शेयर्स से रिलेटेड ये हो। इसके बाद सर एक इसमें प्रोविजन आया जिसको हम लोग ग्रैंड फादरिंग प्रोविजन बोलते हैं। ये एक्चुअली अगेन 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें एक ग्रैंड फादरिंग प्रोविजन अप्लाई हुआ। सर हुआ क्या था कि अगर आप लोगों को याद हो, जिस समय फाइनेंस बिल जो है पेश किया गया संसद में, तो वो जो दिन था वो शायद अपना जो है जनवरी था, जनवरी एंड ऑफ जनवरी में किया गया था, 29 या 30 जनवरी थी। जब ये इन्होंने प्रोविजन रखा तो इन्होंने कहा कि साहब ये जो प्रोविजन है ये हम अप्लाई करने जा रहे हैं, और जो कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर्स और सिक्योरिटीज शेयर्स के ऊपर, वो हम उसकी एग्जम्पशन विड्रॉ कर रहे हैं और उसकी टैक्सेबिलिटी रेज कर रहे हैं। अब साहब इसमें एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये था कि जैसे मान के चलिए दीपक भाई ने कुछ शेयर्स खरीदे हुए थे, और वो शेयर्स XYZ किसी भी कंपनी के खरीदे हुए थे, वो इन्होंने जो शेयर्स खरीदे हुए थे 2016 में खरीदे हुए थे। 2016 में इन्होंने 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे हुए थे। अब जब ये डिक्लेरेशन आया 31 जनवरी को, जब ये प्रोविजन आया, तो उस समय इन शेयर्स की जो वैल्यू थी वो 18 लाख रुपए थी। ठीक सर। अब क्या था कि अब इनके पास एक ऑप्शन तो ये था कि भैया ये जो है शेयर्स को जिस दिन ये प्रोविजन आया उसी दिन बेच देते, लेकिन गवर्नमेंट की ऐसी मंशा नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसी मंशा होती और ऐसा अगर उन्होंने कर दिया होता तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या राइज हो जाती, उस दिन हमारा पूरा शेयर मार्केट धराशायी हो जाता। राइट सर। अगर ये ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन नहीं आता जिसको हम अभी डिस्कस करने जाते हैं, उस दिन क्या होता, जितने भी लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स थे, लॉन्ग टर्म शेयर होल्डिंग जिनके पास थी, वो सारे के सारे अपने शेयर्स उस दिन बेच देते। ठीक है, खरीदते वो बात अलग थी, लेकिन एक सेंटिमेंट क्रिएट हो जाता, मार्केट आपका धराशायी हो जाता। तो इसलिए गवर्नमेंट एक प्रोविजन लेके आई जिसको हमने ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन बोला। इस प्रोविजन में इन्होंने क्या किया, इस प्रोविजन में इन्होंने लॉजिकली केवल इतनी सी बात बोली कि भाई आपने अभी तक जो कैपिटल गेन कमा लिया, यानी 31 जनवरी 2018 तक जो आपने कैपिटल गेन कमा लिया, जिस दिन हम ये प्रोविजन ला रहे हैं, वहां तक का कैपिटल गेन तो आपका क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो आपका कैपिटल गेन अराइज होगा लेटर ऑन, अगर आप शेयर्स बेचेंगे 31 मार्च 2018 के बाद जो भी शेयर्स बेचेंगे, उन शेयर्स के ऊपर जो कैपिटल गेन अराइज होगा, वो कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो दिस प्रोविजन वाज नोन एज ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है कि जिस डेट तक उन्होंने डिक्लेयर किया, वहां तक का जो कैपिटल गेन था वो क्योंकि एग्जेम्प्ट था, तो वो लेजिटिमेटली या लीगली या आप कहें उसको लॉजिकली वो एग्जेम्प्ट होना चाहिए था, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। और उसके बाद जो कैपिटल गेन अराइज हुआ वो आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो आप लोग जब देखते हैं कि जब आप अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करते हैं, तो उस कैलकुलेशन में भी आप यही लेते हैं कि अगर वो शेयर्स आपके 31 जनवरी 2018 से पहले के खरीदे गए हैं, तो उसमें आपको जैसे ही आप उसकी डेट देते हैं तो उसकी आपको ये डिटेल प्रोवाइड करनी होती है कि साहब ये जो शेयर्स था वो इस पर्टिकुलर डेट पर आपने खरीदा था, 31 जनवरी को इसका इतना रेट था। तो जो गेन कंप्यूट होता है उस पर, वो गेन अदर वे में कंप्यूट होता है, यानी उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको निकालने का तरीका चेंज हो जाता है। लॉजिकल तरीका वो क्या हो जाता है, वो सीधी सीधी बात है, 31 जनवरी को जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है वही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाती है लॉजिकली। लेकिन इन्होंने यहाँ फॉर्मूला जो दिया था, वो फॉर्मूला क्या दिया था, इन्होंने बेसिकली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को डिफाइन कर दिया वहां सेक्शन 55 सबसेक्शन 2AC में। और वो क्या डिफाइन किया कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन शेयर्स की जिनको आपने 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदा है, शैल बी हायर ऑफ, इन में से जो भी ज्यादा है वो होगी, नंबर 1 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट जितने में आपने खरीदा था वो, या फिर लोअर ऑफ क्या क्या, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एज ऑन 31 जनवरी 2018 और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल एज रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। इन दोनों में जो भी कम है
वो फिगर ले ली जाएगी, और ऊपर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो एक्चुअल थी वो ले ली जाएगी। इन दोनों में जो हायर है वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी, और जब आप शेयर बेचेंगे तो उसमें से यही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगी। लॉजिकली मैंने आपको बता दिया वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, लॉजिकली मैंने आपको बता दिया जो टैक्सेबिलिटी होगी वो बाद वाले पोर्शन की होगी, पहले वाले पोर्शन की नहीं। Am I right, sir? Clear? चलिए एब्सोल्युटली वेरी नाइस। बहुत 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 क्रिटिकल पॉइंट था राकेश भाई, ये इसमें काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। सर इसके बाद सर एक चीज मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब हम इनकम टैक्स में अपनी रिपोर्टिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग करने में एक आजकल एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉब्लम आती है या इशू आता है कि साहब हम जो शेयर्स की डिटेल है वो स्क्रिप्ट वाइज दें या कंसोलिडेटेड दें। दिस इज ऑलवेज अ बिग इशू। वो इशू इसलिए होता है क्योंकि सर सिंपल सी बात यह है कि हम जिन एरियाज में काम कर रहे हैं वहां क्लाइंट्स की पोजीशन ये नहीं है कि भाई तुम्हारे जो है 200 ट्रांजैक्शंस हैं, 300 ट्रांजैक्शंस हैं, आप मुझे जो पेमेंट करेंगे अकॉर्डिंगली करेंगे, वो नहीं है। यहाँ नॉर्मल कोर्स में हम जिस फिनोमेना में प्रैक्टिस करते हैं वहां एक उसका अपना सिस्टम है, फी का एक सिस्टम है। तो डेफिनेट सी बात है हम हमारे स्टाफ के ऊपर या हमारे ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं हो, तो इसलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे सामने आता है कि जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय शेयर्स की डिटेल फीड करें तो कौन सी डिटेल्स को हम कंसोलिडेटेड वे में फीड कर सकते हैं और किनको हमें इंडिविजुअली देना पड़ेगा। सर देखिए, कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की जो डिटेल है वो आप कंसोलिडेटेड वे में फीड कर सकते हैं नॉर्मली, यानी आप टोटल सेल कंसिडरेशन ले लीजिए, टोटल परचेज प्राइस ले लीजिए, डिफरेंस आपका जो है गेन आ जाएगा। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, नंबर। दूसरा, लेकिन अगर जिनके ऊपर ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन लग रहा है, यानी सिंपल सी बात, जिन शेयर्स को आपने 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदा था और उनको आप आज बेच रहे हैं या आपने उनको 22-23 में बेचा, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इन शेयर्स की डिटेल स्क्रिप्ट वाइज विद ISIN कोड आपको उसमें फीड करनी पड़ेगी, तभी वो इंडिविजुअली इन सब की वैल्यू या इन सब की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमिन कर पाएगा और इनकी एग्जम्पशन कैलकुलेट कर पाएगा। सर आर यू गेटिंग मी? ठीक सर। इसके बाद नेक्स्ट आता है सर इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो सेकंड एस्पेक्ट है शेयर मार्केट का या शेयर्स का, वो है अगेन अगर इसको कैपिटल एसेट हम ले रहे हैं तो इस कैपिटल एसेट का दूसरा नेचर हो सकता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर वो आपकी इक्विटी शेयर्स हैं, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, तो उनके केस में शॉर्ट टर्म होने के लिए 12 महीने का टाइम है, और इसके अलावा अनलिस्टेड शेयर्स अगर हैं तो इनके लिए 24 मंथ्स का टाइम है। तो अगर विद इन दिस पीरियड आप सेल कर रहे हैं तो इनके ऊपर जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। सर यहां भी ये स्पेशल प्रोविजन है टैक्सेशन का इसके लिए, जिसके लिए सेक्शन जो अप्लाई होता है दैट इज 111A। 111A क्या कहता है कि जो भी आपके इस तरीके के जो स्पेशल सिक्योरिटीज हैं, यानी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर आपके लिस्टेड शेयर्स हैं, उनके ऊपर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा वो 15% होगा, राइट सर। अदरवाइज जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं इन जनरल, उनके ऊपर टैक्स रेट क्या एप्लीकेबल होता है, दे आर एडेड टू योर स्लैब, वो आपके स्लैब में जुड़ जाते हैं और उनके ऊपर जो स्लैब है उसके हिसाब से टैक्स लग जाता है। लेकिन अगर वो आपके जो शेयर्स हैं वो इक्विटी शेयर्स हैं लिस्टेड और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके ऊपर जो टैक्स रेट रहेगा 15% रहेगा। देखिए सर अगेन ये जो चीज है, ये जो प्रोविजन है, ये फायदे वाला भी है नुकसान वाला भी, ये दोनों ही सिचुएशंस इसमें हो सकती है। लाइक अगर आपकी मान के चलिए कोई और इनकम नहीं है, 5 लाख रुपए की इनकम है और 5 लाख रुपए की इनकम आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की है, तो 5 लाख रुपए तक की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स स्लैब हमारा कितना रहता है 5%, 2,50,000 से ऊपर 5%। बट यहां क्या हो जाएगा, यहां हमें जो टैक्स देना पड़ेगा वो 15% से देना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल रेट एप्लीकेबल फॉर स्पेशल एसेट। तो यहां हमारा एक तरीके से नुकसान होगा, या हमें जो जनरल स्लैब में हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्पेशल रेट अप्लाई हो गया, इसकी वजह से हमें नुकसान होगा। फायदा किन लोगों को होगा सर, जो हायर टैक्स स्लैब में है। अब ये मान के चलिए किसी की इनकम 10 लाख से ऊपर है, 12 लाख से ऊपर है, 15 लाख से ऊपर है, और उसने मान के चलिए 20 लाख का 25 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया, तो अगर वो नॉर्मल इनकम कमा रहा होता 20-25 लाख रुपए की एक्स्ट्रा, तो उस पर 30% का टैक्स लग रहा होता। बट यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ उसका 15% टैक्स हो जाएगा। तो अगेन ये भी एक, दिस कैन अगेन बी एन आइडिया इन योर माइंड फॉर टैक्स प्लानिंग, ठीक है, और टैक्स हार्वेस्टिंग, कि हम इसको किस तरीके से
बेनिफिट ले सकते हैं विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सर, अगेन यहां भी एसटीसीजी निकालते समय जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो आपको एसटीसीजी में से यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से नहीं मिलेगी, सेक्शन 111A में, यानी बिल्कुल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला जो आपका प्रोविजन है वो यहां भी एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात, चैप्टर 6A की डिडक्शन, चैप्टर 6A की डिडक्शन हमें कहां अवेलेबल नहीं होती थी? हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अवेलेबल नहीं होती थी। क्या यहां अवेलेबल होगी? यहां भी नहीं होगी। सेक्शन 111A अगेन ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि यहां आप चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं ले सकते। दैट सिंपली मींस कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है LIC में, या फिर जो भी आपने पेमेंट किया है मेडिकल पॉलिसीज वगैरह का, या आपने कोई ATG में डोनेशन दी है, वो उन सब की डिडक्शन आपको यहां नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, 87A की रिबेट आपको मिल जाएगी। दैट सिंपली मीन्स अगर मैं हूं, मैंने मान के चलिए 2.5 लाख रुपए की मेरी अदर इनकम है, मेरी प्रोफेशनल इनकम है, और मैंने मान के चलिए 2.5 लाख रुपए ही अपना, या फिर मान के चलिए मैंने 3 लाख रुपए की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम अर्न की। मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई सर? ये मेरी टोटल इनकम हो गई 5.5 लाख रुपए, 5,50,000। मान के चलिए 50 में डिडक्शन क्लेम कर ली, मेरी इनकम कितनी रह गई? 5 लाख। तो अब यहां ऐसी सिचुएशन में देखिए 5 लाख में से 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन मिल जाएगी, बाकी 2.5 लाख रुपए आपका टैक्सेबल बचता है। लेकिन अगेन क्योंकि यहाँ 87A की रिलीफ मुझे या रिबेट मुझे अवेलेबल होगी, इसलिए इस केस में मेरे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अगेन दिस इज अगेन मे बी अ पॉइंट ऑफ टैक्स प्लानिंग, कि कभी कभार किसी चीज को हमें शॉर्ट टर्म रखने में फायदा मिल सकता है और कभी कभार लॉन्ग टर्म। तो इस तरीके डिसीजंस normally whenever you are going to make investment or whenever you are going to sell off your securities, उस समय एक प्लानिंग का विषय हो सकता है कि हम क्या करें। ठीक है सर, तो ये एक अपना प्रोविजन हो गया। इसके बाद एक पॉइंट और अराइज होता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म में करें या लॉन्ग टर्म में करें, तो शेयर्स के ऊपर हमें एक और बेनिफिट मिलता है, दैट बेनिफिट इज डिविडेंड। तो ये जो डिविडेंड है ये कहां टैक्सेबल होगा? शेयर्स के ऊपर। किस हेड में टैक्सेबल होगा था? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो दिस इज ऑल अबाउट शेयर्स एज कैपिटल एसेट। तो शेयर्स एज कैपिटल एसेट की केस में जो टैक्सेबिलिटी है उनके ये सारे प्रोविजंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। देखिए जहां तक कैपिटल गेन हेड का सवाल है, तो हम जानते हैं कि भाई अगर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो उसको हम कहां से सेट ऑफ कर सकते हैं? केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, उसको इवन हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कैपिटल गेन हेड में जो भी आपके लॉसेस हैं उनको आप किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, जो कैपिटल गेन हेड में आपका नेक्स्ट है, जो आपका लॉस सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है कैपिटल गेन हेड में, उसको आप क्या कर सकते हैं? उसको 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको अगले 8 सालों में ले जाके आप सेट ऑफ का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने की है वो ये है कि अगर हम लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, कैपिटल गेन हेड के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो हमें अपना ITR विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फाइल करना पड़ेगा। यानी 31 जुलाई जो ड्यू डेट है, अगर यहां तक हम अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो भी कैपिटल गेन हेड में हमारा शेयर सिक्योरिटीज का लॉस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो टाइमली फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है सर शेयर ट्रांजैक्शन को बिजनेस के रूप में टैक्सेबल करना। जैसा मैंने आपको बताया था, शेयर के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बिजनेस एक्टिविटी भी हो सकती है। इस बिजनेस एक्टिविटी में दो मैंने आपको सिचुएशंस दी थी। एक सिचुएशन थी कि ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस के रूप में भी टैक्सेबल हो सकता है, दूसरा नॉर्मल बिजनेस के रूप में टैक्सेबल हो सकता है। सर पहली बात, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के रूप में शेयर्स के ट्रांजैक्शन कब टैक्सेबल होंगे? तो यहां जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन, वो प्रोविजन ये है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर आप एक ट्रेड को आज के दिन ही बेच देते हैं, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम इंट्राडे ट्रेड बोलते हैं, और इसके ऊपर जो भी गेन या इनकम अराइज होगी दैट विल बी योर मतलब वैसे भी दुकान सबसेक्शन 5 में डिफाइंड है, जहां ये कहा हुआ है कि ट्रांजैक्शन व्हिच इज नॉट थियोरेटिकली और अल्टीमेटली
बाय डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स इज स्पेक्युलेटिव। यानी जहां हमारा इंटेंट उस माल को लेना या उस आइटम को लेना, फिजिकली लेना, हमारा इंटेंट क्या है कि भैया इसको बुक करें और बुक करने के बाद सीधा इससे प्रॉफिट कमा लें, तो दिस इज स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। तो इनफैक्ट जो शेयर्स हैं, शेयर्स जब आप ट्रेड करते हैं मार्केट में एज अ ट्रेडर, तो उसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जब आप शेयर्स बुक करते हैं उसमें आपके पास एक ऑप्शन होता है कि यू वांट टू ट्रेड इट इंट्राडे। तो अगर वहां इंट्राडे को आप मार्क कर देते हैं तो उसमें एक लो मार्जिन के साथ आप उस शेयर को परचेज कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इवनिंग तक उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे दोस विल बी इंट्राडे ट्रांजैक्शंस, और इनसे जो भी आपका गेन अराइज होगा, इनसे जो भी इनकम अराइज होगी वो पीजीबीपी हेड में आएगी, लेकिन पीजीबीपी में भी स्पेशली वो स्पेक्युलेटिव इनकम होगी। ये बहुत ध्यान रखने की बात है, क्योंकि नॉर्मली रिटर्न फाइल करते समय ये बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है कि शेयर्स की इनकम को हम इंट्राडे की इनकम को या तो कैपिटल गेन में ही क्लासिफाई कर देते हैं, या फिर दूसरी गलती हम क्या करते हैं, इसको ऑर्डिनरी बिजनेस में क्लासिफाई कर देते हैं, विच इज क्वाइट रॉन्ग। क्योंकि हम जानते हैं कि स्पेक्युलेटिव और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस की जो इनकम है उनके सेट ऑफ के प्रोविजंस अलग हैं, उनको सेपरेटली हमें आपस में सेट ऑफ करना होता है, तो वहां आप अदरवाइज गलती कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके ऊपर आपका जो इंट्राडे बिजनेस है या फिर जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, इस पर नॉर्मल टैक्स स्लैब जो आपका होता है वही रेट एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात यह है कि जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है इसको इसी नेचर के बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हैं, स्पेक्युलेटिव इनकम से ही आप सेट ऑफ कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और, इसको जो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसका मैक्सिमम पीरियड जो है 4 इयर्स होता है। नॉर्मल बिजनेस में जो कैरी फॉरवर्ड का टाइम होता है वो 80 इयर्स होता है, बट इसको 4 इयर्स तक ले जा सकते हैं। ये एक इसकी इनएलिजिबिलिटी है। दूसरी बात, इसमें आपको अगर इसको कैरी फॉरवर्ड करना है तो अगेन जो आपका रिटर्न है वो टाइमली फाइल्ड होना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो इसमें आता है कि जो स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस हैं उनमें टर्नओवर क्या होगा, उसमें सेल क्या होगी, इसमें ग्रॉस रिसिट क्या होगी। देखिए, टर्नओवर, सेल्स या ग्रॉस रिसिट, इस टर्म को कहीं भी आपके इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है एज फार एज दीज ट्रांजैक्शंस आर कंसर्न, स्पेक्युलेटिव बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर कंसर्न। लेकिन जो हमारा इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसने इसको डिफाइन किया हुआ है कि यहाँ टर्नओवर का मतलब क्या होगा। टर्नओवर का यहाँ जो मीनिंग उन्होंने डिफाइन किया है वो डिफाइन ये किया है कि जो भी आपके इसमें गेन्स और लॉसेस होते हैं इनकी एब्सोल्यूट फिगर को आप टर्नओवर के रूप में कंसिडर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका बहुत सिंपल मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ट्रांजैक्शन किया, उसमें मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। दूसरा ट्रांजैक्शन किया, उसमें मान के चलिए मुझे 20,000 का लॉस हुआ। तीसरा ट्रांजैक्शन किया, उसमें मुझे 50,000 का प्रॉफिट हुआ। चौथा ट्रांजैक्शन किया, उसमें मुझे 70,000 का लॉस हुआ। तो मैं क्या करूंगा, इन प्लस माइनस को सबको हटा के इन सारी फिगर्स का समेशन कर लूंगा, इन सबका टोटल कर लूंगा, और इसका जो टोटल होगा जो भी आएगा 3.5-4 लाख रुपए, वो मेरा क्या हो जाएगा, दैट विल बी काउंटेड एज माय टर्नओवर फॉर स्पेक्युलेटिव बिजनेस। और उसकी जो प्रॉफिट या इनकम है वो तो वही है कि आप जो प्लस माइनस है उनको कंसिडर करते हुए जो नेट रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर प्रॉफिट और इनकम फ्रॉम दैट स्पेक्युलेटिव बिजनेस। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस या इंट्राडे ट्रांजैक्शंस। सर, वन क्वेश्चन जी, हेलो। इसमें लॉसेस को प्लस में करके काउंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो वो तो उसमें 0 वैल्यू आ जाएगी या जो भी समथिंग उसे लेस करके आएगी। जी गर्ग साहब, एक्चुअली टर्नओवर निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, जो साइन मतलब जो एक तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव है उन साइन को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने के बाद इनका समेशन कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, दैट टोटल इज अवर टर्नओवर। लेकिन जो गेन या प्रॉफिट निकलता है वो प्लस माइनस को कंसिडर करके ही निकलता है, राइट सर? थैंक्स सर। इसके बाद नेक्स्ट आता है सर नॉर्मल बिजनेस। शेयर्स का ट्रांजैक्शन नॉर्मल बिजनेस के रूप में भी हो सकता है। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर एक बहुत बड़ा ये चैलेंजिंग पॉइंट है कि जो शेयर्स है उनका जो ट्रांजैक्शन है वो नॉर्मल बिजनेस कब होगा और वो जो है कैपिटल गेन उसके ऊपर कब अराइज होगा। तो सर इसमें अगेन जो हमारा लॉ है या फिर जो हमारे थंब रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि आपका इंटेंट क्या है, हाउ डू यू वांट टू डील विद। ये सभी एसेट्स या सभी चीजों के बारे में एप्लीकेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड है, if I am a trader of land, if I am a developer of land, in that case what will be the nature of that land in my hand? That will be stock in trade, right sir?
लेकिन अगर उस लैंड को मैंने परचेज किया और मैं सोच रहा हूं कि भाई इसको मैं अभी 2, 4, 5, 6 साल रखूंगा और जब मुझे प्रॉफिट हो जाएगा तो उसको बेच दूंगा, आई डोंट वांट टू ट्रेड इन दैट, आई डोंट वांट टू बी अ डेवलपर। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो लैंड होगी वो कहां क्लासिफाई होगी? कैपिटल एसेट में। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आप जो है एसी खरीदते हैं, एयर कंडीशन खरीदते हैं, एयर कंडीशन आप जो खरीद रहे हैं, मैं जो खरीद रहा हूं, वो क्या है? मेरी कैपिटल एसेट है। लेकिन वो एयर कंडीशनर जो डीलर या ट्रेडर है उसके लिए क्या है? वो उसका स्टॉक इन ट्रेड है। इन द सेम हाइपोथेसिस जो शेयर मार्केट है वहां भी ये जो आइटम्स हैं ये हमें क्लासिफाई करने हैं। इफ यू वांट टू एक्ट एज अ ट्रेडर इन शेयर्स, ट्रेडर इन शेयर्स का मतलब क्या होगा कि साहब मेरे को जो है टिप मिली, मैंने तड़ाक से जो है 100 रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, दूसरे दिन मुझे 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का मार्जिन मिल रहा है, दूसरे दिन बेच दिए, फिर तीसरे दिन खरीद लिए, फिर चौथे दिन बेच दिया, एंड इट गोज ऑन। तो जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है, नंबर ऑफ ये आपकी एक्टिविटीज है वो इतनी हाई है, विच इट क्लियरली इंडिकेट्स ये आपकी जो है किस नेचर की है? ट्रेडिंग नेचर की है। तो इस तरह की जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं इसको हम लोग जो क्लासिफाई करेंगे वो बिजनेस साइड में क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ जो थंब रूल है वो क्या है? वेयर द एसएससी ऑप्ट्स टू ट्रेड द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एज स्टॉक इन ट्रेड। अगर मैं उसको स्टॉक इन ट्रेड की तरह डील करना चाह रहा हूं तो वो जो मेरी शेयर्स एज सिक्योरिटीज होगी वो शेयर सिक्योरिटीज मेरा स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगी, उससे जो मेरी इनकम अराइज होगी वो मेरी बिजनेस इनकम होगी। अब सर एक इसमें पॉइंट अराइज हुआ, मैं ये एक पॉइंट्स तो लेता हूं, लेकिन एक इसमें पॉइंट अराइज हुआ, सर इस केस में टर्नओवर क्या होगा? व्हाट विल बी टर्नओवर? क्योंकि टर्नओवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सर एनी आंसर टू दिस? सर यहां जो हम टर्नओवर लेंगे इस केस में वो हमारी होगी ग्रॉस सेल वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए मैंने पूरे साल में 10,000 रिलायंस के शेयर्स सेल परचेज किए, सेल भी किए, परचेज भी किए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक एवरेज प्राइस उसका मान लेता हूं 2700 रुपए या 2500 रुपए मान लेता हूं, तो 2500 इंटू 10,000 कितना हो गया सर? ये जो मेरा टर्नओवर हो गया ये 2.5 करोड़ रुपए हो गया। ये 2.5 करोड़ रुपए के मैंने शेयर्स खरीदे बेचे रिलायंस के, और भी मैंने कंपनियों के खरीदे बेचे होंगे, लेकिन मैं मान लेता हूं मैंने इसके, और ये मान के चलिए इसका जो मेरी एवरेज प्राइस रही थी, एवरेज कॉस्टिंग जो रही थी वो रही थी मान के चलिए 2450 रुपए। तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या परचेज कॉस्ट कितनी हो गई इसकी? 2 करोड़ 45 लाख रुपए। सर मुझे नेट गेन कितना मिला इसका? 5 लाख रुपए का। तो ये 2.5 करोड़ रुपए की मशक्कत जो मैंने की उससे मुझे 5 लाख रुपए की अर्निंग हुई, ठीक है, ये मेरी इनकम होगी। लेकिन इस इनकम में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू आर एलिजिबल फॉर सर्टेन एक्सपेंडिचर्स। पहली बात, आप ये जो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, इस बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए आपने जो भी खर्चे किए वो खर्चे आपके डिडक्टेबल होंगे, क्योंकि ये इनकम सेक्शन 28 में फॉल करेगी। सेक्शन 28 में जो भी आप बिजनेस साइड में जाते हैं वहां जितनी डिडक्शंस आपको अवेलेबल होती हैं वो मिलेंगी। अगर आपने मान के चलिए ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है, उसका रेंट आपको डिडक्ट हो जाएगा। आपने कंप्यूटर लिया हुआ है, इसका डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। आपने कोई स्टाफ रखा हुआ है, उसकी आपकी सैलरी मिल जाएगी। आप बिजली का जो खर्चा कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस भी मिल जाएगा, एंड सो ऑन। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप इसके ऊपर सिक्योरिटी जो पे करेंगे, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो पे करेंगे, वो भी आपका यहाँ डिडक्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पीजीपी के हेड में इसकी इनकम कंप्यूट करेंगे। ये नॉर्मल बिजनेस है, इसलिए नॉर्मल बिजनेस के जो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस है वो यहाँ लग जाएंगे। दैट सिंपली मींस कि आप एक विद इन हेड अगर आप सेट ऑफ की बात करें तो अगर मान के चलिए आपका शेयर बिजनेस से लॉस हुआ और आपके अदर बिजनेस भी चल रहे हैं तो अदर बिजनेस के गेन से उसको आप सेट ऑफ कर पाएंगे। राकेश सर एक क्वेश्चन था छोटा सा। जी जी सर जो डीमैट अकाउंट होल्डिंग का जो चार्ज लेते हैं, मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं, क्या वो भी हम बिजनेस इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं? सर अगर हम उसको बिजनेस में क्लासिफाई कर रहे हैं बिल्कुल कर सकते हैं, 100%। थैंक यू महोदय। छोटा सा मेरा भी प्रश्न था आपसे सर। मैं शैलेश विश्वकर्मा हूँ, छतरपुर मध्य प्रदेश से। जी सर। थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ, अगर हो संभावना है कि आपने जो मैं पूछा हूँ उसका आपने पहले बोल दिया उसके विषय में। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि फ्यूचर और ऑप्शन भी होते हैं शेयर ट्रेडिंग में? सर लेता हूँ, इसके बाद लेता हूँ। प्लीज सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो सर इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन और यहाँ हमारा राइज होता है कि मान के चलिए ये जो शेयर ट्रेडिंग की हमारी लॉस, यहाँ से हमारा लॉस राइज हुआ, कोई लॉस हमें हुआ,
और मान के चलिए मुझे स्पेक्युलेटिव से गेन है, सपोज ये मान के चलिए कि मुझे 7 लाख रुपए का शेयर ट्रेडिंग से लॉस हो गया और मैंने 12 लाख रुपए जो है इंट्राडे में कमाए थे, तो कैन आई सेट ऑफ दिस 7 लाख लॉस आउट ऑफ माय 12 लाख इनकम? सर एनी आंसर? सर मेरे ख्याल में तो हो सकता है सेट ऑफ, सैलरी छोड़ के। सर बिल्कुल हो जाएगा। उसका कारण यह है कि जो हमारा रिस्ट्रिक्शन थी स्पेक्युलेटिव वाली, वो वन साइड थी, टू साइड नहीं थी, वो दैट वाज सिंगल वे कम्युनिकेशन। आपका जो लॉस था स्पेक्युलेटिव बिजनेस का, उसको आप कहीं और से सेट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका लॉस बिजनेस का है, ऑर्डिनरी बिजनेस का है, उसका सेट ऑफ इवन स्पेक्युलेटिव इनकम से, स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट से भी पॉसिबल है। अदर हेड से तो कर ही सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन साथ में स्पेक्युलेटिव इनकम से भी उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं, राइट सर? इसके अलावा जैसा कि गर्ग साहब ने बताया, इसको हम अदर हेड्स ऑफ इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग और एक्सेप्ट सैलरी है। सैलरी के अलावा बाकी किसी की हेड से आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। दूसरी बात, नॉर्मल बिजनेस इनकम है या लॉस है, इसलिए आप इसको 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बेसिक कंडीशन वही है कि आपको रिटर्न टाइमली फाइल करना पड़ेगा। एक सर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में देखा था कि जो डिविडेंड इनकम थी वो हमारी कहां फॉल करती थी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन यहां जो डिविडेंड इनकम आएगी, दैट डिविडेंड इनकम विल बी अवर बिजनेस इनकम। यहां से क्लासिफिकेशन उसका चेंज हो जाएगा, बिकॉज दिस बेनिफिट इज अराइजिंग जस्ट ड्यू टू द बिजनेस एक्टिविटीज। दैट्स व्हाई दिस डिविडेंड इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सर इसके बाद जैसा कि अभी हमारे शैलेश जी ने ज्वाइन किया था, शैलेश जी का क्वेश्चन था डेरिवेटिव्स के बारे में। तो सर डेरिवेटिव्स जो होते हैं, उन डेरिवेटिव्स को हम लोग फ्यूचर्स या ऑप्शंस बोलते हैं, राइट सर? देखिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस अगर एग्जैक्टली देखें तो इनका एक बेसिक पर्पस था। इनका सर जो बेसिक पर्पस है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का, दैट पर्पस इज हेजिंग पर्पस। यानी इनको जो बेसिक इंट्रोड्यूस किया था, इनको लाया गया था, वो हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लाया गया था कि भाई आप ये मान के चलिए इवन करेंसी में भी हेजिंग आप करते हैं, आप जो है शेयर्स में भी हेजिंग करते हैं, आप कमोडिटी में भी हेजिंग करते हैं, कि भाई फ्यूचर में जो आपके लॉसेस हो सकते हैं, उन लॉसेस के लिए आप अभी से इसको बुक कर देते हैं, जिसकी वजह से हेजिंग राइज होती है। लेकिन लेटर और सूनर ये क्या हो गया, दिस बिकेम अ ट्रेडिंग टूल। ये एक व्यापार करने का तरीका बन गया, ये एक ट्रेडिंग टूल बन गया। और अगर आज हम हिंदुस्तान में देखें तो बहुत ज्यादा नंबर में, मात्रा में लोग हैं जो ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बिजनेस करते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड होता है या फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो हम करते हैं, ठीक है, देखिए फ्यूचर और ऑप्शंस में थोड़ा सा मैं फर्क बता दूं, हालांकि मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं इन चीजों में। फ्यूचर का मतलब होता है हम क्या करते हैं, किसी शेयर को परचेज कर लेते हैं फॉर ऑन सम फ्यूचर डेट, कि भाई ये जो शेयर्स है, जैसे उसकी एक्सपायरी है 28 अगस्त को है या 28 जुलाई को अगर उसकी एक्सपायरी है, तो हम एक सर्टेन प्राइस पर, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलिए रिलायंस है, रिलायंस का शेयर आज की डेट में मान के चलिए 2500 का चल रहा है, और उस समय जो फ्यूचर प्राइस उसका अवेलेबल है वो 2600 रुपए अवेलेबल है सपोज, और हमें लगता है कि ये हमने 2600 रुपए पे एक सौदा बुक कर लिया, हमें लगता है ये शेयर बहुत अच्छा जाएगा, आगे जाएगा, हमें लगता है ये 3-3,500 रुपए का हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ये गेन लेने के लिए हम जो रिलायंस का शेयर है वो 2500 रुपए में ले लेते हैं, 2600 रुपए में फ्यूचर वाला जो ऑप्शन ले लेते हैं इसमें, और इसमें लॉट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप शेयर जो खरीदते हैं वो तो शेयर, एक शेयर भी खरीद सकते हैं, 2 शेयर भी खरीद सकते हैं, 10 भी खरीद सकते हैं, बट यहाँ शेयर्स का लॉट होता है। लॉट जो होता है वो अगेंस्ट शेयर की वैल्यू वाइज डिसाइड करता है जो एक्सचेंज है, वो 10 शेयर का भी लॉट हो सकता है, वो 100 शेयर का भी लॉट हो सकता है, वो 1000 शेयर का भी लॉट हो सकता है, और वो 10,000 शेयर का भी लॉट हो सकता है। तो आप एक टाइम में जो खरीदेंगे वो आपको पूरा लॉट खरीदना पड़ेगा, तो यू हैव टू बुक दैट लॉट। तो सर प्रैक्टिकली क्या होता है, मैं जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, जैसे रिलायंस का है और सपोज हम ये मान के चलें ये 200 शेयर्स का लॉट है, मैं एक्चुअली हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, 200 शेयर्स का लॉट है और आपने मान के चले 2600 रुपए पर ये बुक किया। अब ये मान के चलिए लकीली 4 दिन बाद 5 दिन बाद ही ये जो है 3,200 रुपए का होगा, तो 2600 माइनस 3,200 कितना, 600 रुपए पर शेयर आपका क्या हो गया, गेन हो गया। 600 इंटू आपका लॉट कितने का, 200 का, 600 इंटू 200 कितने हो गए सर, ये आपके हो गए
1,20,000 रुपए। तो ये 3 या 4 दिन में आप 1,20,000 रुपए कमाते हैं। सर यहाँ ये फ्यूचर्स जो होते हैं, दीज आर हाईली रिस्की वेंचर्स। ये रिस्की वेंचर्स इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में कर रहे हैं। एब्सोल्यूट टर्म्स में होने का मतलब ये है कि ये तो आपके फेवर में चल गया, आपकी किस्मत चल गई और आपने जैसा सोचा वैसा हो गया। इसका रिवर्स भी हो सकता है। आपने 2600 रुपए पे बुक किया, जिस दिन आपने बुक किया उस दिन किस्मत खराब की और वो सीधे 2000 पे आके टिक गया। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ हमारा 600 रुपए पर शेयर का लॉस हो गया, 1,20,000 का लॉस हो सकता है। तो सर ये होता है। और दूसरा ये होता है, इसमें एक एक्सपायरी होती है, डिफाइंड एक्सपायरी होती है। उस डिफाइंड एक्सपायरी तक या तो आपको सौदा काटना पड़ेगा ये फ्यूचर वाला, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि ये शेयर आपको खरीदने पड़ेंगे। एक ऑप्शन यहाँ पर फ्यूचर्स के केस में ये भी होता है, राइट सर। और मैं आपको बताऊं सर, कोविड के बाद आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो मुझे लगता है कि एक बहुत कॉमन मैन इस मार्केट में आ गया है, क्योंकि हर एक का सपना हो रहता है बड़ा आदमी बनने का। और बड़ा आदमी बनने का एक जो आसान तरीका जो लोगों को दिखाई देता है, ये F&O दिखाई देता है। ये तो सर फ्यूचर है। ऑप्शंस में क्या होता है सर, ऑप्शंस में बेसिकली हमको जो शेयर हम खरीदते हैं, जो हम बुक करते हैं, उसका पूरा प्राइस पे नहीं करना पड़ता है। यू हैव टू पे ओनली प्रीमियम। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें जो बिडिंग करते हैं वो एक सर्टेन प्रीमियम होता है और लॉट रहता है शेयर का। अगेन आप क्या करते हैं, अगेन आप जैसे फॉर एग्जांपल 28 जुलाई या 31 जुलाई को जो भी आपकी एक्सपायरी डेट है, उस एक्सपायरी डेट के लिए आप ये एस्टिमेट करते हैं कि जो फला फला कंपनी है इसका शेयर इतने का हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर उसका ऑप्शन खरीद लेते हैं। ऑप्शन में क्या होता है, यू हैव टू पे सर्टेन प्रीमियम। ऑप्शन राइटर होता है, वो ऑप्शन राइटर उसको राइट कर लेता है, उसको वो पूरा प्रीमियम एक बार में मिल जाता है। अब सर हमारे लिए क्या होगा, अगर ये फेवर में रहा, यानी अगर हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये शेयर बढ़ा, तो ये जो प्रीमियम है इसका प्राइस बढ़ता जाता है एंड यू गेन। तो यहां आपके पास लूज करने के लिए या लॉस लेने के लिए आपके पास स्कोप कम होता है। तो ये दो तरीके होते हैं जिसमें हम ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब सर क्वेश्चन ये राइज होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या होगा। तो सर पहला इसमें रूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये है कि F&O लुक्स लाइक स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी। क्योंकि सर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी जो 43(5) में जो डिफाइन की, उस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था, जिसमें अल्टीमेट हमारा एम डिलीवरी का नहीं है, वो सब क्या होते हैं, वो सारे स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं, स्पेक्युलेटिव बिजनेस होता है। लेकिन सर इन्होंने यहां क्या किया, 43(5) में ही प्रोवाइजो दिया, उस प्रोवाइजो के थ्रू कह दिया कि ये चीजें स्पेक्युलेटिव में नहीं आएंगी, तो इसमें F&O को बाहर कर दिया है। तो दैट सिंपली मींस कि जो F&O के ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी की तरह काउंट होंगे, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, इसलिए इस नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए अगर आपके कुछ बिजनेस के खर्चे भी हो रहे हैं, उस कमाई को करने के लिए खर्चे भी हो रहे हैं, उनकी भी आपको डिडक्शन मिलेगी। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस सेक्टर में देखा था, प्रीवियस सेक्शन में देखा था, जहां हमने जो शेयर्स था उनमें ट्रेडिंग कर रहे थे, उसके ऊपर जो खर्चे थे वो डिडक्ट होते थे, यहां भी वो खर्चे हमारे सारे डिडक्ट होंगे। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका हम टर्नओवर कैसे कंप्यूट करें। तो सर टर्नओवर इसका जो कंप्यूट किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, देखिए इसमें भी अगेन जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट कहीं भी बात नहीं करता है टर्नओवर कैलकुलेशन का क्या मेथड होगा। इसके लिए अगेन हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, उसने ये प्रोवाइड किया है कि टर्नओवर कैलकुलेशन का मेथड क्या हो। पहले सर क्या था कि फ्यूचर एंड F&O के लिए, दोनों के लिए अलग अलग मेथड थे टर्नओवर कैलकुलेशन के लिए, लेकिन लकीली अब दोनों के मेथड कॉमन है और बहुत सिंपल मेथड है। जैसे आप स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस में टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही टर्नओवर यहां कैलकुलेट करेंगे। यानी आप क्या करेंगे, जो आपके प्रॉफिट्स हुए, लॉसेज हुए हर ट्रांजैक्शन में, उन सब का आप एब्सोल्यूट टोटल कर लेंगे। एब्सोल्यूट टोटल का मतलब होता है उसमें से माइनस प्लस का साइन हटा के उसको सिंपली आप सम अप कर लेंगे, और जो टोटल निकल के आ गया दैट टोटल विल बी योर टर्नओवर। और गेन या लॉस जो होगा वो क्या होगा, वो तो नेचुरल सी बात है, प्लस माइनस करने के बाद जो नेट रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर गेन। तो F&O के केस में जो टर्नओवर निकलेगा वो टर्नओवर इस तरीके से निकलेगा। एनी डाउट शैलेश जी? इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है सर कि ये मैं अलग से ले लेता हूं, 44 AB और AD ये मैं अलग से ले रहा हूं। और इसके अलावा देखिए इसमें सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के क्या रूल होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस में क्लासिफाई हुआ है, इसलिए नॉर्मल बिजनेस के जो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे। यानी F&O का जो लॉस है
उसको इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसको किसी भी हेड से आप एडजस्ट कर सकते हैं विद इन हेड, यानी अदर बिजनेसेस से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। इवन आप स्पेकुलेटिव एक्टिविटी से भी इसके सेट ऑफ, इसके लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। दूसरी बात के डिफरेंट वेरिएंट्स को दूसरे अगर अदर हेड्स हैं तो अदर हेड से भी इस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी हेड। और इसके बाद अगर इसको आप सेट ऑफ नहीं कर पाते हैं तो इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले 8 सालों के लिए। तो वो सेम प्रोविजंस हैं जो हमारे बिजनेस के लिए रूल्स थे। इसके बाद सर नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया 44AA, AB और AD, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन शेयर ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करते समय। देखिए सर, पहली बात, ये जो प्रोविजंस हैं ये कहां लगेंगे? जब ये हमारी जो एक्टिविटीज हैं, ये एक्टिविटी हमारी सेक्शन 28 में फॉल कर रही है, यानी पीजीबी की हेड में अगर ये फॉल कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा सर? पहली बात तो ये है 44AA। 44AA टॉक्स अबाउट मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हमें खाते कहां रखने होते हैं, ये 44AA ही डिफाइन करता है। वो कहता है कि अगर आपकी जो इनकम है बिजनेस हेड से वो 1,20,000 से ज्यादा है, आपका टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। तो यहां हमें ये देखना पड़ेगा। तो अगर आप शेयर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और 1,20,000 से ज्यादा अगर आप प्रॉफिट कमाया या 10 लाख से ऊपर का टर्नओवर है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज कंपल्सरी, राइट सर? क्योंकि जो पूरे साल काम करेगा वो टर्नओवर तो उसका 10 लाख से ऊपर नॉर्मल कोर्स में होना ही है। और दूसरी बात, इनकम की भी पॉसिबिलिटी है कि 1,20,000 से ज्यादा। तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है, नंबर एक बात। दूसरी बात, ऑडिट। ऑडिट की जो प्रोविजन है 44AB के, वो क्या कहते हैं कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना पड़ता है। तो यही थंब रूल यहां भी लगेगा, क्योंकि ये बिजनेस हेड है। ये भी अगेन देखिए, चाहे आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो आप जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज कर रहे हैं, या फिर आप F&O कर रहे हैं, दोनों ही केस में एप्लीकेबल होगा। लेकिन हाँ, यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है वो ये हो जाता है कि यहाँ 44AB में प्रोवाइजो इन्होंने इंसर्ट किया था, और उस प्रोवाइजो में इन्होंने ये कह दिया था कि अगर आपकी जो कैश रिसिट्स है और साथ में आपके जो कैश पेमेंट्स हैं, अगर उसकी वैल्यू टोटल रिसिट और टोटल पेमेंट से 5% से ज्यादा नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जो 1 करोड़ की लिमिट है, इट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 10 करोड़, तो वो 10 करोड़ मान ली जाएगी। तो अगर प्रैक्टिकली आप देखें तो जो शेयर्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं, सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शंस होते हैं, या फिर F&O के ट्रांजैक्शंस होते हैं, दे आर 100% बेस्ड ऑन बैंकिंग चैनल्स या ऑनलाइन होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में शेयर्स और सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शंस अगर हैं, तो यहां पहली बात तो नॉर्मल कोर्स में जो लिमिट एप्लीकेबल होगी, वो लिमिट कितनी एप्लीकेबल होगी? 10 करोड़ की। अब देखिए F&O की, अभी शैलेश जी ने जैसे बात की, तो सर F&O में हम लोग एक बहुत कॉमन गलती करते हैं। हम कॉमन गलती क्या करते हैं? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था कि आपने क्या किया, रिलायंस के या किसी कंपनी के आपने शेयर्स फ्यूचर में बुक किए। तो फ्यूचर जो आपने बुक किया वो मान के चलिए 500 शेयर्स का लॉट था, और 500 शेयर्स का लॉट और 2,500 शेयर्स थे एक लॉट में, तो इनकी वैल्यू कितनी हुई? ये वैल्यू 12.5 लाख रुपए। और ये मान के चलिए आपने ऐसे ट्रांजैक्शन 12.5 लाख के, सपोज ये मान के चलिए आपने 250 कर दिए, या आपने मान के चलिए 70 कर दिए। तो 70 करने के बाद ये जो टर्नओवर हो जाता है, ये आपका 8 करोड़ 75 लाख रुपए हो जाता है, राइट सर? तो यहां पॉइंट ये है, क्या ये 8 करोड़ 75 लाख रुपए का टर्नओवर यहां काउंट होगा शैलेश जी? होगा, मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। नहीं सर, मैं वही बता रहा था आपको। यहां जो टर्नओवर है, टर्नओवर निकालने का मेथड आपको बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा। यहां टर्नओवर ये मान के चलिए कि हमने ये जो 70 ट्रांजैक्शंस किए, इनकी जो फिगर थी ट्रांजैक्शन की फिगर, वो तो 8 करोड़ 75 लाख पे पहुंची, लेकिन आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? इनका गेन या लॉस देखना पड़ेगा। अब आप ये मान लीजिए 35 ट्रांजैक्शंस में आपको गेन हुआ और 35 ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ जी। अब ये मान के चल लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल हमारे जो गेन हुए वो हर ट्रांजैक्शन पे 1 लाख के हुए, राइट सर? तो हमारे गेन के ट्रांजैक्शंस कितने हैं? 35। और और मान के चलिए 50,000 का हर ट्रांजैक्शन पे लॉस हो गया,
यस सर। लॉस के ट्रांजेक्शन कितने हो गए? 35 इंटू 50,000, ये हो गए आपके 17,50,000। यस सर। 17,50,000 और प्लस मैंने कितना बोला? 35 लाख। 35। सर इनके जो साइन है यानी प्लस माइनस को इग्नोर करके हम टर्नओवर जो निकालेंगे वो टर्नओवर भी 52,50,000 होगी। इट विल नेवर बी 8,75 lakhs। गॉट माय पॉइंट? प्रॉफिट लॉस होगा उसको जोड़ के जो फिगर निकलेगा वो टर्नओवर है। वो टर्नओवर है। सर ये बहुत एक कॉमन मिस्टेक है जो रिटर्न फाइलिंग में हम लोग कर रहे हैं। मेरा एक्चुअली प्रश्न आपसे यही था जी। ठीक है सर, इट्स क्लियर नो? यस सर। तो ये हमारा टर्नओवर निकालने का तरीका रहेगा। प्लस सर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और, अक्सर जो है हम ऑडिट में वो केसेस रेफर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये केस था, मैंने जो केस लिया, अब ये मान के चलिए इसमें हमने पूरे साल में 120 ट्रांजैक्शंस किए थे, है ना, 1-1 लाख के। तो सर टर्नओवर कितना हो गया? 12 करोड़। जी जी। लेकिन वो 12 करोड़ टर्नओवर नहीं काउंट होगा। वो टर्नओवर काउंट करने का तरीका जो मैंने बताया वही होगा। उसके बेसिस पर आप ऑडिट की रिक्वायरमेंट में नहीं है। एम आई क्लियर? या। तो ये आपका टर्नओवर कैलकुलेशन का मेथड रहेगा और इसके ऊपर 44AB जो अप्लाई होगा वो इसी तरीके से होगा। नेक्स्ट सर 44AD। अब एक सर सबसे पहले तो 44AD हम लोग जानते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का जो प्रोविजन है वो क्या कहता है? पहली बात तो ये है कि पहला मेरा क्वेश्चन, ये एलिजिबल बिजनेस पर लगता है? तो क्या जो आप शेयर का व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या ये एलिजिबल बिजनेस है? माय फर्स्ट क्वेश्चन। अगर नॉर्मल बिजनेस में ट्रीट करेंगे तो एलिजिबल बिजनेस में तो आ ही जाएगा सर। ये एलिजिबल बिजनेस है, यानी 44AD पर अप्लाई कर सकते हैं, नंबर 1, राइट। दूसरी बात ये क्या कहता है? दूसरी बात ये कहता है इसका टर्नओवर मैक्सिमम 2 करोड़ तक होना चाहिए। जैसे ही 2 करोड़ से ऊपर ये गया, 2 करोड़ 10 रुपए भी हो गया, तो आप 44AD में नहीं जा सकते हैं, नंबर 1, बाहर हो जाएंगे, वहां से बाहर हो जाएंगे। लेकिन 44AD में आप एफएनडो अगर कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए पूरे चांसेस हैं 44AD में अपने को स्टे कर सकते हैं, राइट, क्योंकि मैंने आपको टर्नओवर का मेथड बता दिया। जी जी। दूसरी बात ये है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी हमें रखनी पड़ेगी इसमें मिनिमम वो कितनी रखनी पड़ेगी? 6%। 8% इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि ट्रांजैक्शन सारे हमारे बैंकिंग बेस्ड हैं। हमारे 100% ट्रांजैक्शंस जो रहते हैं इसमें वो जो है बेसिकली ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस रहते हैं, इसलिए जो प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी वो 6% ही रहेगी। तो टर्नओवर का 6% जो रहेंगे वो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, वो 52,50,000 जो हमने निकाले थे, 52,50,000 जो हमने निकाले थे, उसका 6% आपको निकालना पड़ेगा, राइट सर। वो आज जो है 12 करोड़ का या जो हमने 8 करोड़ 75 लाख निकाली तो उसका 6% नहीं मिला, राइट सर। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, इसको 44AD अप्लाई करने के लिए एक कंडीशन ये होती है कि आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर होनी चाहिए। अब सर एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हमें शेयर्स के केस में या शेयर ट्रांजैक्शंस के केस में 44AD अप्लाई करना चाहिए? देखिए सर, इसमें मेरा मानना ये डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट सा डिसीजन है, क्योंकि ये डिसीजन एक बार अगर आपने ले लिया तो आपको पता है 44AD सबसेक्शन 4 जो कहता है कि आपने एक बार इसमें एंट्री अगर मार ली तो फिर ऑप्ट आउट करने के लिए आपको बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ेगी। वंस यू आर एंटर्ड इनटू दिस रिजीम, तो अगले 5 साल के लिए या तो आप इसमें चलिए, या अगर आप बाहर जाते हैं इससे तो आपको क्या करना पड़ेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करनी पड़ेगी और ऑडिट भी कराना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। यानी अगर आपका टर्नओवर 25 लाख का भी हुआ तो भी आपको अपना ऑडिट करना पड़ जाएगा इफ यू आर ऑप्टिंग आउट दिस 44। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। देखिए सर, ये भी हम प्रोफेशनली एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें बहुत आसान दिखता है, बोले यार ये हुआ टर्नओवर, इस पर 6% निकालो, टैक्स दो, काम खत्म, ठीक है। अब आप ये मान के चलिए नेक्स्ट ईयर आपके एसएससी ने क्या किया, भाई साहब उसने तो कर लिया एब्सोल्यूट ट्रांजैक्शन कर लाया, उसने कहा बोले भाई साहब मैं तो शेयर खरीदे बेचे, भाई साहब मैं तो 5 लाख रुपए कमा लाया ये साल, हालांकि ट्रांजैक्शन में 12 करोड़ के कर लाया, या ट्रांजैक्शन में मान के चलिए जो है आप 1.5 करोड़ के कर लाया। बोले इस साल तो हमने एफएनडो किया, अगली बार उसका मन हुआ बोले यार शेयर में ट्रेड करते हैं, एफएनडो तो थोड़ा रिस्की है, तो नेक्स्ट ईयर उसने क्या किया, आपके शेयर के एब्सोल्यूट ट्रांजैक्शन कर लिए, 1.5 करोड़ रुपए का या 2.25 करोड़ का टर्नओवर कर लाया। अब आप कहते हो कि साहब 6% अप्लाई कर दो, बोले साहब कमाई तो मैंने 3 लाख रुपए, 6% अगर आप अप्लाई कर दोगे 2.25 करोड़ पर, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 10 लाख रुपए। वो कहेगा बोले साहब आप तो मुझसे बहुत ज्यादा टैक्स मांग रहे हो, क्योंकि 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लायबिलिटी 1.25 लाख के आसपास आ जाएगी। बोले साहब मैंने कमाई 3 लाख रुपए। नाउ इट विल बी फैटल, इट विल बी अ रॉन्ग स्टेप। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको ये डिसीजन
एक बार क्लाइंट से बैठ के समझ के ले लेना चाहिए कि भैया तुम जिंदगी भर F&O भी चलोगे, ठीक है, या नॉर्मल में चलोगे। नॉर्मल में चलो तो देखिए बड़ी सिंपल है कि आपको नेचुरल सी बात है, इस केस में बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत मुश्किल इश्यू नहीं है, वो बनाया जा सकता है बहुत आराम से। और सिंपल सी बात है, बिना 44AD लगाए, बिना ऑडिट के आप अपना नॉर्मल रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। तो एक ये इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। So I think this is all from my side. So, sir, as far as the tax is concerned, Albert Einstein has rightly said that if hardest thing to understand in the world is really income tax. Thank you so much. सर एक क्वेश्चन था कि यदि इसमें F&O में लॉस हो जाए तब कहाँ कैसे करेंगे उसको? सर F&O में अगर लॉस हो जाता है तो लॉस के केस में बेटर ये है कि आप अपना P&L अकाउंट बनाइए। P&L अकाउंट बनाने के बाद आप अपना आप जो है P&L अकाउंट में अपना टर्नओवर दिखाइए। टर्नओवर के बाद जो आपने लॉस निकाला है वो लॉस निकालिए। इसके बाद अपना नॉर्मल रिटर्न फाइल कीजिए। नॉर्मल रिटर्न में अपना P&L और बैलेंस शीट लगाइए। दैट्स ऑल। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आपको लगता है कि साहब मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो आप अपना टर्नओवर उठाइए, टर्नओवर पे 6% अप्लाई कीजिए, डीम्ड इनकम डिक्लेयर कीजिए, काम खत्म। नहीं, हम P&L सर बनाते हैं और यदि वो टर्नओवर हमारी 44AA के अंडर ही रह जाती है तब क्या हमें उसकी ऑडिट वगैरह की रिक्वायरमेंट रहेगी? नहीं सर, ऑडिट वगैरह ये सर ऑडिट की रिक्वायरमेंट तो मैंने आपको बताई है ही नहीं भाई। ऑडिट की रिक्वायरमेंट तो आप ये मान के चलिए इन सारे बिजनेस में 10 करोड़ से नीचे है ही नहीं। लेकिन मेंटेनेंस के लिए आपको 44AA देखना पड़ेगा। 10 लाख से ऊपर 44AA में सर बुक्स रखनी पड़ेंगी फिर उसको, यदि उसकी टर्नओवर प्रॉफिट 20 से कम है तो। सर 10 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तो उसको रखनी पड़ेगी बुक्स। अगर कम है तो नहीं रखनी है। कम है तो नहीं रखनी। सर यदि एसईसी की बिजनेस इनकम भी है और साथ में से F&O में लॉस भी हो गया है तो तब उस कंडीशन में भी हम P&L बना के काम करेंगे उसको? बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली। किसी और भाई का अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। सर इसमें एक चीज पूछना चाह रहा था मैं। जी बताइए। हेलो, हाँ बताइए सर। एक चीज पूछना चाह रहा था कि आपने 44AD के बारे में बताया कि तो क्या 44ADA में हमारी इनकम है और शेयर से कैपिटल गेन भी है जी, तो 44ADA और कैपिटल गेन वो तो इकट्ठा दिखा सकते हैं ना? सर ADA बात कर रहे हैं, AD बात कर रहे हैं? AD है ना? हाँ ADA नहीं सर, ADA इज डिफरेंट। ADA इज एप्लीकेबल फॉर प्रोफेशनल्स। हाँ, प्रोफेशनल इनकम यदि है सर वो हम दिखा रहे हैं 50% से ऊपर प्रॉफिट दिखा रहे हैं, राइट, और शेयर की इनकम भी है कैपिटल गेन की, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर। लेकिन उसमें जो है सर फॉर्म हमें जो ITR फॉर्म है वो ITR 4 की जगह 3 भरना होगा। हाँ, इसमें ITR 3 इसलिए आ जाएगा क्योंकि यहाँ आपकी बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम। और हाँ, एक चीज और पूछना चाह रहा सर मैं कि जो ये कैपिटल गेन हम निकालते हैं, अब हमारे पास सेल कंसिडरेशन है जो हमने जैसे कोई हमने किसी कंपनी के 100 शेयर परचेज किए हैं और 100 ही है हमारे पास, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब अभी भी हमारे पास होल्ड किए हुए हैं, लेकिन वो शेयर स्प्लिट हो जाता है, वो हमें 100 के 150 हो जाते हैं। अब उसकी हम जब सेल करेंगे तो उसका कैपिटल गेन निकालने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। नहीं, उसका बहुत सिंपल है। देखिए, अल्टीमेटली आपने 100 शेयर खरीदे हुए थे उस कंपनी के, मान के चलिए 200 हो गए, ठीक है ना? हाँ, एवरेज फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल सी बात है, जो उसका जो शेयर है वो शेयर 100 शेयर आपने मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए के खरीदे थे, एक शेयर 1000 रुपए था। अब एक शेयर कॉस्ट प्राइस है वो 500 रुपए रह गया, आधा रह गया, क्योंकि शेयर आपके डबल हो गए। सर तो एक सेकंड मैं भी बीच में बोलूं, कॉस्ट जो लगानी पड़ेगी सर वो क्या लगाएंगे? मतलब मैंने आपको बताया ना सर, जो आपके कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दीजिए, पर शेयर प्राइस आ जाएगी। ठीक है सर, तो कॉस्ट हमें वो लगानी होगी सर। यस बिल्कुल। लेकिन सर वो स्प्लिट तो आज हुआ है सर, और कॉस्ट हमारी आज की मतलब उस टाइम की जो है वही लगेगी कॉस्ट, तो खैर वही लगेगी सर। ठीक है सर। प्रियांक भाई, हाँ सर बताइए। प्रियांक भाई, आप मेरे ख्याल से ये कह रहे थे 44AD और 44ADA दोनों ले सकते हैं क्या?
नहीं ये नहीं मैं कह रहा सर, मैं कह रहा था कि 44 ADA में इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है और कैपिटल गेन की भी इनकम है, तो वो दोनों हम एक साथ मतलब दिखा सकते हैं। कैपिटल गेन की अलग और 44 AD के द्वारा नहीं दिखाएंगे, फिर हम नॉर्मल बिजनेस के द्वारा दिखाएंगे। 44 AD रेस्ट्रिक्ट करता है ADA के लिए। 44 ADA नहीं सर, रखेंगे तो 44 AD नहीं ले सकते सर। नहीं 44 ADA में तो दिखा सकते हैं सर, इनकी 44 ADA दिखा इनकम है और 44 ADA की भी इनकम है, तो कोई तो इशू दोनों एक साथ दिखा सकते हैं ना सर। दिखा सकते हैं। मतलब प्रोफेशनल इनकम है और मैं उसमें 50% से ऊपर प्रॉफिट अपना दिखाऊंगा, 44 ADA का बेनिफिट भी लूंगा और शेयर की कैपिटल गेन की इनकम है वो भी मैं दिखाऊंगा, तो ये तो कुछ इसमें गलत नहीं है ना। नहीं बिल्कुल नहीं। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी। इंट्राडे की जो इनकम है उसको सर शॉर्ट टर्म में दिखा सकते हैं सर? नहीं सर। सर इसमें मेरा भी एक वो है कि जो इंट्राडे आपने बताया सर, वो एक दिन से मतलब सेम डे से मतलब है, या आज हमने लिया कोई शेयर और कल हमने सेल कर दिया तो वो इंट्राडे में आएगा या शॉर्ट टर्म में आएगा? मैं प्रियांक जी आपको क्लियर करता हूँ। देखिए बेसिकली पहली चीज ये है कि जब मार्केट में आप ट्रांजैक्शन करते हैं ना, दो तरीके से करते हैं। एक ट्रांजैक्शन आप करते हैं बुकिंग डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शंस करते हैं, एक आप नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन करते हैं। इंट्राडे का एक जो मीनिंग होता है, जब आप शेयर अपने बुक करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें ये मेंशन करते हैं, ये एक टिक लगा देते हैं कि साहब ये जो शेयर आप ले रहे हैं ये फॉर द पर्पस ऑफ स्क्वायरिंग ऑफ एट द एंड कर रहे हैं, यानी वो आप डिलीवरी नहीं लेंगे। उसमें क्या होता है, आप लो मार्जिन के साथ आप वो शेयर आपका परचेज हो जाता है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल आप 10 लाख का शेयर तो उसमें आपको मार्जिन 10 लाख का नहीं रखना पड़ेगा, उसमें अल्टीमेटली आपका 2-2.5 लाख जो उसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है उतना मार्जिन रखते हैं, लेकिन उस लॉट को या उस शेयर को आपको शाम तक अपना या इवनिंग तक आपको स्क्वायर अप करना पड़ता है। तो वो जो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो प्योरली इंट्राडे होते हैं, नंबर एक बात। ठीक है सर। तो इंट्राडे का मतलब यहाँ पर ये है, आप जो बात कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई शेयर खरीदा, आप आप जो है बिजनेसमैन नहीं, आपने शेयर खरीदा, सुबह खरीदा और शाम तक मान के चलिए उसमें जो है 20% का जंप आ गया, आपने बेच दिया। आपका जो इंटेंट था, इंटेंशन था वो शेयर को होल्ड करने का था। आपको ये कहीं से टिप मिली थी कि ये जो शेयर है ये 20% ऊपर जाएगा, 40% ऊपर जाएगा, और लकीली आपने सुबह शेयर परचेज किया, शाम तक आते आते उस पर 20% का सर्किल, आप शाम तक उसको निकाल के बाहर आ गए। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसको आप इंट्राडे आपको क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। इस शेयर की जो इनकम है, अगर आप ट्रेडर नहीं है, आप डे टू डे एक्टिविटीज नहीं करते हैं, तो इस इनकम को आप सेफली जो है कैपिटल गेन में शो कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शो कर सकते हैं। तो ये जो इंट्राडे इनकम है सर, ये सेल परचेज तो इसमें हुई, तो जो हमें ये AIS में जो डाटा आता है सर, AIS में क्या ये डाटा भी आ जाएगा या ये नहीं आता? उसमें नहीं आता है, ये उसमें आ जाता है सर, क्योंकि उसमें सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ही आता है, ये इंट्राडे वाला मतलब देखा नहीं है मैंने। शॉर्ट टर्म में आ जाता है सर, ये शॉर्ट टर्म में आना चाहिए सर मेरे हिसाब से। तो सर नहीं, इंट्राडे शॉर्ट टर्म में आएगा तो ये फिर हमें अलग करना पड़ेगा सर। एक्चुअली मैंने नहीं सर, AIS में नहीं आता सर, ये अलग से एक सीट आती है सर उसकी। सर इंट्राडे का मैंने आपको जो रियल डेफिनेशन है वो आपको बताई मैंने, ठीक है ना सर। इंट्राडे का बड़ा सिंपल थ्योरी है कि जो शेयर या जो सिक्योरिटी आप विदाउट इंटेंशन ऑफ टेकिंग डिलीवरी आप जो लेते हैं वो इंट्राडे है। एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू। यहाँ एक्चुअली बुक करते हैं सर, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ले सकते हैं इंट्राडे की इनकम को सर? ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। अच्छा, मतलब यदि हम नहीं लेना चाहते सर, उसे अलग नहीं करना चाहते, हम शॉर्ट टर्म में ले सकते हैं उसको। लेकिन सर इसमें एक चीज है, ये आप जैसे डेली कर रहे हैं, आपने शेयर खरीदा, खरीदने के बाद या तो शाम तक बेच दिया या दूसरे दिन बेच दिया, और ये बहुत फ्रीक्वेंट है, तो यहाँ आपका इंटेंट चेंज हो रहा है। यहाँ इंट्राडे नहीं है अगेन, यहाँ लेकिन आपका इंटेंट चेंज हो रहा है। इंटेंट आपका ट्रेड करने का है। आपने पूरे साल में 10,000-15,000 ट्रांजेक्शन कर दिए ऐसे, ठीक है ना। आपने देखा बहुत सारे लोग सुबह सुबह जाके मार्केट में बैठ जाते हैं, बोले भाई ये खरीद ले, इसको आप ये बेच दे, फिर दूसरे दिन पहुंच जाते हैं अब ये बेच दे। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन जो है अगेन इंट्राडे नहीं होंगे, लेकिन वो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में फॉल कर जाएंगे। वो नॉर्मल प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शन में आ जाएंगे, स्पेकुलेटिव में वो नहीं आएंगे। राइट सर, ये थोड़ा सा फर्क हमें देखना पड़ेगा।
तो और कुछ ऐसे हैं सर जो हमारे पास होल्डिंग है कि वो 3 महीने पहले हमने परचेज किया था, वो की थी वो चीज, और हमने 2,000 रुपए का शेयर परचेज किया था, लेकिन आज उसका रेट 2,500 रुपए है, हमें घटने की उम्मीद, हमने उसे सेल कर दिया, लेकिन हमने उसे सेल कर दिया, मतलब वहां तो हमने निकाल दिया, और उसके बाद शाम को हमने फिर परचेज कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म में दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं उसका। अच्छा, वो शॉर्ट टर्म में जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो एक्चुअली आपने जो बेचा शेयर वो 3 महीने पहले खरीदा था, वो बेचा आपने, तो ये ट्रांजैक्शन अलग हो जाएगी सर, वो अलग हो जाएगी? मैं वही बता रहा हूँ सर, सबसे पहले आपने जो शेयर बेचा, जो आपने होल्ड किया था वो बेचा। हाँ, वो बेच दिया सर, बेच दिया ना। अब आपने लेकिन को इवनिंग तक स्क्वायर ऑफ कर दिया। स्क्वायर ऑफ करने का मतलब आपने वापस उतने ही शेयर परचेज कर लिए। उतने ही कर लिए सर, वो कम रेट पे मिल गए इसलिए ले लिए। वो उसको मैं वही कह रहा हूँ, उसको आपको इंट्राडे में क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा सिंपल है कि आप ये डिसीजंस बिजनेस में लेते हैं या आप ऐसे डिसीजन इन्वेस्टमेंट में लेते हैं, तो अगेन ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगी जब तक कि ये बहुत फ्रीक्वेंट ऐसा ना हो। थैंक यू। एनीथिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आपने जो डेफिनेशंस बताई थी सेल कैलकुलेट करने के लिए, जो कैलकुलेशन मेथड बताया था, वो नॉर्मल केस में सर जरा सा क्या होगा, वो फिर से रिपीट कर दीजिए। नहीं, किसको कैलकुलेट करने के लिए? जो सेल टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए। टर्नओवर किस चीज का? जैसे एफ&ओ स्पेकुलेटिव का आपने बताया था, एक आपने वेरिएंट बताया था नॉर्मल बिजनेस, तो उस केस में टर्नओवर क्या लिया जाएगा? देखिए, एफ&ओ के केस में तो मैंने आपको बताया था, जो प्लस माइनस का जो लॉसेस हैं उनका प्लस माइनस इग्नोर करके उनका समेशन कर दीजिए, दैट विल बी योर टर्नओवर, नंबर 1। जी ठीक है। लेकिन अगर आप शेयर्स एज अ स्टॉक इन ट्रेड रखते हैं तो उस केस में जो एब्सोल्यूट सेल वैल्यू है, एब्सोल्यूट सेल वैल्यू का मतलब जितने का आपने ग्रॉस सेल किया उस शेयर को, या ड्यूरिंग द ईयर जितने सेल किए उन सारी सेल्स को टोटल कर देंगे आप, और टोटल करने के बाद आपका टर्नओवर निकलेगा। वो नॉर्मल टर्नओवर की तरह काउंट होगा, जैसे कि ओके सर, ठीक उस है। केस में सर जो आप अपनी अकाउंटिंग भी करते हैं ना, अकाउंटिंग भी इसी तरीके से करते हैं। उसमें क्या करते हैं आप, जो सेल है उसको सेल हेड में दिखा देते हैं, परचेज को परचेज हेड में दिखा देते हैं, क्रेडिट में आता है, डेबिट में आता है, बाकी ट्रेडिंग का प्रॉफिट लॉस आ जाता है, स्टॉक का वैल्यूएशन जस्ट लाइक नॉर्मल ट्रेडिंग हो गया, जस्ट लाइक नॉर्मल। अपार्ट फ्रॉम दिस सर इसमें AS2 भी लग जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी लग जाता है, जो कहता है कि जो आपको स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ेगा वो कॉस्ट प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विचएवर इज लो पर करना पड़ेगा। यानी पर अगर आपके पास जो शेयर होल्ड हो रहे हैं उनके प्राइस अगर गिर जाते हैं कॉस्ट प्राइस से, तो फिर आपको लोअर वैल्यू पर उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। सो ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस विल बी एप्लीकेबल हियर। ओके सर, ओके। सर एक क्वेश्चन अब ये है कि जैसे 10 करोड़ तक मान लीजिए टर्नओवर नहीं गया एफ&ओ के केस में, तो 5 वो जो 6% वाला जो क्लॉज है वो लग जाएगा ऑडिट भी ना कराए। अब मान लीजिए अगर मैं 6% से कम प्रॉफिट दिखाना चाहता हूँ, मेरे मान लीजिए और खर्चे ज्यादा है, मैंने और इन्वेस्टमेंट कर दी है, डेप्रिसिएशन वगैरह क्लेम करना है लाइक डेट, तो फिर उस केस में तो मुझे ऑडिट कराना ही पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं। देखिए एक चीज समझिए, ऑडिट की रिक्वायरमेंट जो अराइज होती है, देखिए पहली बात तो यह है ऑडिट की रिक्वायरमेंट कब अराइज होती है। पहली बात आपका नंबर 1 बात, जो टर्नओवर है अगर वो 100% टर्नओवर या 99% या 95% तक का जो टर्नओवर है वो अगर आपका बैंकिंग चैनल से है तो, और आपका टर्नओवर 10 करोड़ तक है तो आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। चाहे प्रॉफिट आप 1% दिखाएं, 2% दिखाएं, 3% दिखाएं, 8% दिखाएं। अच्छा, वो इररिस्पेक्टिव वो प्रॉफिट है वो। यस। ओके सर, तो उस केस में लॉस भी फिर से आ सकता है सर? हाँ, लॉस भी आ सकता है, डेफिनेटली लॉस तो विल वो बस बस बुक्स ऑफ अकाउंट बना करके, मतलब P&L फीड करके वो नॉर्मल रिटर्न फाइल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जी सर, एक क्वेश्चन और है सर, वो शेयर से नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है सर, वो 44AD का है सर। 44AD में जो स्पेसिफिक बिजनेस है उसमें सर फ्रेंचाइजी बिजनेस को अलग कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया है। बेसिकली कमीशन और फ्रेंचाइजी बिजनेस को अलग कर दिया गया है। जी, अब सर जैसे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे एक कोरियर कंपनी है जिसने एक पर्टिकुलर ब्रांड का वो ले रखा है, मार्क ले रखा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ब्लू डार्ट है, और उसने ब्लू डार्ट का एक्सक्लूसिव वर्क कर रहा है, तो वो इस केस 44AD में कवर होगा या नॉर्मल बिजनेस में जाएगा? नहीं होगा जी, वो एलिजिबल बिजनेस में नहीं आएगा, वो कवर नहीं होगा। नहीं होगा ना सर, मतलब उसका नॉर्मल बिजनेस ही दिखाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल, मतलब वो फ्रेंचाइजी केस हो गया। यस बिल्कुल। संतोष कुमार चाह रहा था कि जो हमारा सेल कंसिडरेशन होता है सर जी, तो ये जो शेयर ट्रांजैक्शन पे है STT लगता है जी, तो ये जो सेल कंसिडरेशन है वो STT जोड़ के लेना चाहिए या STT के बिना लेना चाहिए, और AIS में
किस हिसाब से आता है? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि जो हमें लेना है वो बेसिकली जो लेना है वो 2 तरीके के ट्रांजैक्शंस हैं आपके। एक है आपके, अगर ये जो आप कर रहे हैं एक्टिविटी, ये अगर एज अ कैपिटल गेन कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको एसटीटी एक्सक्लूड करके, यानी एसटीटी इसमें से माइनस नहीं करना है। एसटीटी बिना माइनस किए हुए आपको वैल्यू लेनी चाहिए। ये कैपिटल गेन में सर मतलब शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, तो ये जोड़ के लेनी चाहिए? जोड़ के लेनी चाहिए। और ये जो फिर इसका एसटीटी का एक्सपेंस जो हम लेस कर सकते हैं वो क्या इंट्राडे में कर सकते हैं? हाँ, ये केवल हम बिजनेस एक्टिविटी जो कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हम इंट्राडे वाली कर रहे हो और चाहे वो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, वो उन दोनों में माइनस कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम ये आती है सर, जो हमें ब्रोकर स्टेटमेंट देता है उसकी जो सेल कंसीडरेशन है और एआईएस में सेल कंसीडरेशन में अंतर आता है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि वो एसटीटी के कारण है या किस वजह से है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। नहीं, तो अगर देखिए एसटीटी का तो जो डिफरेंस है वो हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। वो कंप्यूट करना, जो भी एसटीटी का रेट है उससे अगर हम लोग जो टर्नओवर है उसकी ग्रॉसिंग कर सकते हैं डिवाइड करके, तो उससे आइडिया लग जाएगा। लेकिन सर ये जरूरी नहीं है कि जो दोनों में डिफरेंस आ रहा है वो केवल एसटीटी की वजह से हो, वो नॉर्मल कोर्स में भी रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग की वजह से भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो टर्नओवर आपका एआईएस में आ रहा है वो जो मतलब जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो फाइल हो रहा है, उसमें अगर कहीं कोई मिस्टेक है या फाइलिंग में कोई कमी है उसकी वजह से। तो ये एसटीटी जुड़ा हुआ आता है सर, ये जो एआईएस में होता है? एआईएस में जहां तक एसटीटी जुड़ा हुआ है। सर वो कियोस्क मनी अगर ना क्लियर हुआ हो तो सर डिजिटल मनी भी उसको बोलते हैं एक तरह से। नहीं तो हम क्या, वो तो क्रिप्टो करेंसी हो गया ना फिर। वो तो क्रिप्टो करेंसी टाइप का कुछ खरीद बिक्री होती है ना सर उसमें। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वो तो वीडीए में आती है ना। अच्छा अच्छा, वो अलग चीज है। जानना चाह रहा हूँ क्या नाम है शैलेश जी, आप इस फाइनेंशियल एसेट की सेल परचेज की बात कर रहे हैं, कियोस्क के थ्रू हम लोग अपने नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, आप दोनों में क्या कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली उनका क्वेश्चन थोड़ा सा उनने ही गलत कहा था हमसे। उनका ये कहना है कि डिजिटल मनी में जो खरीद बिक्री की जाती है उसके रिलेटेड उनका क्वेश्चन था एक्चुअली। हाँ, मतलब एक तरीके से डिजिटल मनी हो गया, या फिर हम कह लें इवन जो है आजकल ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, क्रिप्टो वगैरह, तो उनकी जो टैक्सेबिलिटी है वो टैक्सेबिलिटी अगेन हमें यहाँ पर कैपिटल गेन की तरह करनी है। अगर आप उसको जो है एज अ नॉर्मल ट्रेड नहीं कर रहे हैं, अगर वो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन सर रिटर्न में तो अलग से वीडीए का अलग कॉलम आ रहा है सर। अलग आ गया सर, बिल्कुल अलग आ गया सर, डेफिनेटली। और उसमें सिर्फ वो पॉजिटिव लेता है, अगर कोई नेगेटिव लॉस है हमारा तो एक्सेप्ट नहीं करता उसे। है सर, जो हमारा लॉस है उसको एक्सेप्ट नहीं करता वो, और जो हमारा प्रॉफिट है उस पर टैक्स लायबिलिटी। वो क्या करता है, एक इन्होंने स्पेशल एसेट की तरह डिफाइन कर दिया है। बहुत सारी जगह क्या होता है, स्पेशल एसेट या स्पेशल बिजनेस इन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है, तो इसको स्पेशल कैटेगरी में ले लिया है। इसका सीधी सीधी बात है, जो लॉस है वो किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा, सीधी सीधी बात। नहीं, लॉस वो खुद से भी नहीं सेट ऑफ कर रहा ना सर। पूरे साल की अगर हमारी वीडीए की 1 लाख का प्रॉफिट है और 10,000 रुपए का लॉस है, तो उस 10,000 रुपए के लॉस का हमें कहीं बेनिफिट नहीं है, पूरे 1 लाख पे टैक्स। ये दिस इज सेम एज इनकम फ्रॉम लॉटरीज क्रॉसवर्ड पजल्स। जी सर, जी। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था दीपक भाई, मैं क्वेश्चन ले लूं एक? जी। ये सर पहला क्वेश्चन है सर, प्लीज कंफर्म अबाउट देख लीजिए कैपिटल टू बाय शेयर्स एंड वी गेट द डिविडेंड इफ वी बाय सम शेयर्स इन कैश एंड सम बाय फ्रॉम बोरोड कैपिटल फ्रॉम बैंक, सो टू कैलकुलेट डिडक्शन। देखिए सर, अगर आप जो शेयर्स के ट्रांजैक्शंस हैं उनको पीजीबीपी हेड में दिखा रहे हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में दिखा रहे हैं, तो जो भी बोरोड कैपिटल है उसकी जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। अगर आपने जो एसेट परचेज किए हैं, यानी जो शेयर्स परचेज किए हैं, स्टॉक एंड ट्रेड परचेज किया है, वो अगर आपने बोरोड फंड से किया है तो उस इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और साथ ही आपने डिविडेंड का पूछा, डिविडेंड का भी मैंने बताया था कि अगर वो बिजनेस हेड में आपका फॉल कर रहा है तो वो भी अगेन डिविडेंड आपकी बिजनेस इनकम होगी। लेकिन अगर कैपिटल गेन हेड में आपकी ये इनकम है शेयर्स की, तो ऐसी सिचुएशन में सर कैपिटल गेन कंप्यूटेशन के लिए सेट फॉर्मूला है, उसमें इंटरेस्ट विल नॉट फाइंड एनी प्लेस। सेकंड सर, ऑल्सो एनलाइटन ऑन पीएमएस इनकम, हाउ ट्रीट दैट इनकम। ओके, ये जो पीएमएस है, पीएमएस का मतलब होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो रहती हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में बेसिकली क्या है कि हम
एक एक्चुअली सिक्योरिटी मैनेजमेंट का एक नया तरीका इजाद हुआ या बनाया गया। नॉर्मल कोर्स में आप जो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका एक तरीका तो ये है कि आप खुद उसको इन्वेस्ट करें, खुद आप एक अच्छे डिसीजन मेकर बने, खुद मार्केट स्टडी करें, उसके हिसाब से उसको पैसे को इन्वेस्ट करें। दूसरा जो एक मेथड आया था, उस मेथड वाज ऑर्गेनाइज्ड मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग, और वो था म्यूचुअल फंड्स। तो उसमें आप बेसिकली क्या किया करते थे कि म्यूचुअल फंड्स में आप सपोज 10,000 लगाना चाहते हैं, 20,000 लगाना चाहते हैं, लाख लगाना चाहते हैं, 2 लाख रुपए लगाना चाहते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया करते थे। तो दैट वाज अगेन अ मेथोडोलॉजी टू कम इन द मार्केट विदाउट एनी नॉलेज। मुझे नॉलेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां जो एक्सपर्ट्स हैं दे विल टेक डिसीजन ऑन माय बिहाफ, और जो मेरा पैसा है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वहां वो इन्वेस्ट कर देगा। जैसे आपका प्योर स्टॉक फंड है, या आपका जो हाइब्रिड फंड है, या आपका डेट फंड है, जिस फंड में आप जाना चाह रहे हैं वहां वो पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाएगा, एंड यू कैन प्ले विद द मार्केट विदाउट इन्वॉल्विंग सो मच। सो दैट वाज अनदर वे जो म्यूचुअल फंड था। ये एक नया रिवॉल्यूशन आया जिसमें पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज क्रिएट हुई, जो अगेन सेबी में रजिस्टर्ड पर्संस होते हैं। इस पीएमएस के लिए सबसे पहले जो भी व्यक्ति होता है उसको अपने आप को सेबी में रजिस्टर कराना होता है, जो ये सर्विसेज देता है। और साथ ही इसमें क्या है, पीएमएस के लिए जो इन्वेस्टर है उसके लिए एक साइज फिक्स कर दिया गया है कि यू कैन एंटर विद द पीएमएस सर्विसेज ओनली विद द वॉल्यूम ऑफ 50 लाख, यानी आपको अपना 50 लाख रुपए का पोर्टफोलियो उससे मैनेज कराना पड़ेगा मिनिमम। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस रहती हैं। सर पीएमएस के केस में क्या होता है कि वो एक आपका सेपरेट अकाउंट खोलकर आपके ही बिहाफ पर उन शेयर्स को खरीदता है और बेचता है। तो जो पीएमएस है, पीएमएस नॉर्मली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है, इसलिए इन पीएमएस के जो शेयर्स हैं, जो सिक्योरिटीज हैं, उनकी जो इनकम आएगी वो इनकम आपकी या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगी या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगी। अगेन सेम मेथोडोलॉजी है, बस केवल अंतर इतना आ रहा है कि ये आप जो सर्विसेज हैं, जो एक्सपर्ट सर्विसेज हैं, उनको हायर कर रहे हैं, उसकी हेल्प ले रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पीएमएस इनकम। Next one is, can we treat PMS income as capital income? Yes, definitely you can treat it, because देखिए कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम, ये आपके इंटेंट पे डिपेंड करता है कि आप उस सर्विस को जो ले रहे हैं उसका पर्पस क्या है। अगर आप ये पीएमएस सर्विस ट्रेड के लिए ले रहे हैं, आप हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं, या एक तरीके से इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वैसे इसके बहुत रिमोट चांस होते हैं, then it will fall under PGBP head, otherwise normally it will fall in under head capital gains. I think these were the questions. Deepak ji, I have answered all the questions. संजय सर कुछ पूछना चाह रहे थे, एक संजय सर का क्वेश्चन था। राकेश सर देखिए, जब से जीएसटी और ये दोनों इंटरकनेक्ट हुए हैं, एक जनरल प्रॉब्लम सबके साथ आता है 44 AD के अंदर सर। नॉर्मली कोई भी सप्लायर यदि सप्लाई करता है उसको टैक्स चार्ज करके बताता है, और रिसिपेंट जब उस पर पेमेंट करता है तो टीडीएस काट के देता है। तो दोनों फिगर अलग हो जाती हैं सर जी। तो नॉर्मल क्या होता है कि जब वो आईटीआर फाइल करता है तो आईटीआर में 44 AD के अंदर वो ये पूछता है कि ग्रॉस रिसिप्ट क्या मानी जाएगी, टैक्स प्लस जीएसटी, सॉरी सेल प्लस टैक्स ग्रॉस रिसिप्ट का आएगा या केवल सेल अमाउंट आएगा, क्योंकि एआईएस में डिफर आती है दोनों फिगर। देखिए सर मैं आपको टैक्स अमाउंट जी क्वेश्चन इज ओवर ना सर। देखिए सर मैं आपको बताऊं, एज फार एज दिस पॉइंट इज कंसर्न, इसमें सारा कुछ जो डिपेंड करता है ना वो मेथड ऑफ काउंटिंग पे डिपेंड करता है। पहली बात, why method of counting? Because whether you are opting exclusive method or inclusive method, it depends upon you. ठीक है ना सर। अच्छा, लॉजिकली दूसरा एस्पेक्ट भी देखें तो जो टैक्स है, टैक्स इज नेवर योर रेवेन्यू, आपका इनकम थोड़ी है वो। यस तो टैक्स इज नेवर योर रेवेन्यू बिकॉज दिस इज योर लायबिलिटी व्हिच यू हैव टू डिस्चार्ज टू द गवर्नमेंट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका टर्नओवर नहीं है, तो नॉर्मली हम लोग इसको एक्सक्लूड करते हैं। लेकिन सर एक क्वेश्चन जो हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से रेज कर सकते हैं वो ये है कि 44 AD में कहते समय हम ये कहते हैं भाई हम तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करते हैं। यस तो भैया फिर तो हमारा मेथड ऑफ अकाउंटिंग तो एप्लीकेबल हुआ ही नहीं है, राइट सर। तो ऐसी सिचुएशन में डिपार्टमेंट का जो सेक्शन 145A है, ठीक है, वो अल्लाह मचाएगा, क्योंकि वो जो बात करता है वो ग्रॉस मेथड की बात करता है जी, ग्रॉस। तो ये एक्चुअली 44 AD में एक ये टेक्निकलिटी हो सकती है। बट सर ये देखिए, आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर रहे हैं इनकम टैक्स के लिए नहीं कर रहे हैं, although you maintain books of accounts for sales tax purposes and other purposes, that's why you can very well take that plea also
तो आप उस केस में एक्सक्लूसिव मेथड को फॉलो कर सकते हैं टू माय व्यू। तो सिंपली यदि कोई इनवॉइसिंग में अपनी इनवॉइस बुक मेंटेन करता है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन कंसीडर हो जाएगा। डेफिनेटली। देखिए सर, होता क्या है, यहाँ सिंपल सी बात, डिपार्टमेंट हमसे पूछेगा भाई आपका टर्नओवर क्या है एंड व्हाट इज द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग दैट टर्नओवर। तो आप जो सेल रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं उनको दिखा दीजिए, बोले भैया ये मेरा टर्नओवर। और जब टीडीएस से डिफरेंस आता है तो उसके लिए ये सिंपल सा है कि जो मेरे जीएसटीआर का रिटर्न से शो कर सकता है कि बेसिक तो मेरी सेल यही है ना सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू सर। हाँ जी दीपक जी। हाँ अंकित जी, वोट ऑफ थैंक्स करा दीजिए। राकेश जी ने सारे क्वेश्चनों का बड़ा स्मार्टली और बहुत इंटेलिजेंट तरीके से जवाब दिया है। आई रियली थैंकफुल टू यू। अंकित जी वोट ऑफ थैंक्स कराइए प्लीज। जी सर। सर मेरी भी एक क्वेरी थी, अगर समय हो तो 5 मिनट। सर आज के टॉपिक से थोड़ा सा हटके एक क्वेरी है। मेरे पास एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आई है कि जैसे किसी के हम आईटीआर भरते हैं तो जो 26A और AIS पोर्टल आ रहा है उसमें और हमारे जो डाटा होता है उसमें काफी डिफरेंस होता है जी। तो वो हमें अपने डाटा से रिकंसाइल करके वही चीज भरनी चाहिए या फिर उसका AIS में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है डाटा उससे आईटीआर में कुछ मतलब फर्क पड़ेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। देखिए आपको सत्य के साथ चलना चाहिए, जो सही है वही आपको फाइल करना चाहिए, गलत नहीं। क्योंकि कभी भी जस्टिफिकेशन जब मांगा जाता है तो आपका जस्टिफिकेशन आपका रिकॉर्ड होगा। AIS TIS जो होते हैं या जो 26AS है दैट इज बेस्ड ऑन थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। वहां से अपलोड हो रही है उसके बेसिस पे वो अपलोडिंग गलत भी हो सकती है। बट इफ यू आर हैविंग जस्टिफिकेशन फॉर दैट तो आपको डेफिनेट सी बात है अपनी बुक्स और रिकॉर्ड को ही रेराई करना चाहिए। सर जैसे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है कि जैसे हम NSC या कोई भी जैसे इस तरह के इंटरेस्ट वगैरह जो जैसे पोस्ट ऑफिस से मिला या बैंक से मिला, वो क्या करते हैं जैसे कई बार 5 साल का इंटरेस्ट इकट्ठा जब उन्होंने मैच्योर हुई तब डाल दिया तो उन्होंने रिपोर्टिंग कर दी कि भी 5 साल का इतना इंटरेस्ट बना, वो एक ही साल में शो कर दिया, जबकि हम उसको ईयरली शो करते हैं। कोई इशू नहीं है, आप अपने हिसाब से शो कीजिए, उनका आपको देखने की जरूरत नहीं। उनका देखने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। अंकित जी वोट ऑफ थैंक्स कराइए। जी सर। बहुत बढ़िया सेशन रहा। श्री प्रियांक भारद्वाज जी से निवेदन करता हूँ वो आज के हमारे स्पीकर का वोट ऑफ थैंक्स करें। प्रियांक भारद्वाज जी। धन्यवाद अंकित जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उपकाश का और हमारे हर्ष शर्मा जी का, अंकित जी का, कि मुझे आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं श्री राकेश अग्रवाल जी का धन्यवाद करूं, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज जो आपने जितनी सुंदर तरीके से आज शेयर का कैपिटल गेन का बताया है, उसके बारे में जानकारी दी है सर, वो एक तारीफ काबिल है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया है, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारे जो दिल्ली के अधिवक्ता हैं राजीव जी, मैं उनका भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतना सुंदर टॉपिक ये शेयर और इतना इम्पोर्टेंट जो आज के टाइम में बहुत मतलब ज्वलनशील बिंदु है वो रखवाया। वो श्री हर्ष शर्मा जी से जैसे ही रिक्वेस्ट की और उन्होंने तुरंत ही इस टॉपिक को अरेंज कराया। मैं इसके लिए पूरे हर्ष शर्मा जी को भी और शैलेश विश्वकर्मा जी को और पूरे उपकाश को इसके लिए और हम सब की ओर से धन्यवाद देता हूं। और जितनी अच्छी तरीके से आपने आज ये शेयर का कैपिटल गेन का बताया, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो या इंट्राडे, एक एक चीज को इतनी अच्छी तरह से समझाया विद एग्जाम्पल। और मतलब मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ समझाने के लिए और कुछ रह गया है। और जो भी हमने क्वेश्चंस हमने यहाँ प्लेटफॉर्म पे लिए हैं उनका भी बहुत अच्छी तरह से आपने उन्हें क्लियर किया है। और इसलिए मैं सब अपने श्रोताओं का भी और
आपका भी अपने पूरे उपकाश परिवार की ओर से, अपनी ओर से और श्री हर्ष शर्मा जी की ओर से और ये मध्य प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राकेश भाई थैंक यू वेरी मच। बहुत डीपली मैंने बड़ा कंसंट्रेशन से सुन रहा हूँ, जबकि मैं बहुत दूर बैठा हूँ आज अपने स्टेशन से। मैं जिम कॉर्बेट में जंगल में हूँ, जब बीच बीच में मेरी वेबिनार चली गई, उड़ गई, लेकिन मैं रेगुलर सुन रहा हूँ बैठा हुआ कंसंट्रेशन से। मैं अपनी फैमिली को छोड़ के मैंने कहा नहीं, पहले आज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कभी नहीं छुआ जिंदगी में इस टॉपिक के ऊपर। सर एक आपके यहाँ से थोड़ी सी रिक्वायरमेंट हो रही थी, एक दो लोगों के फोन आए थे एक्चुअली शेयर नहीं जो है ना, मतलब एक्चुअली ये इट वाज ओनली अ पार्ट। अब इसमें एक्चुअली है क्या, एक तो एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शंस और एक आरएसयू, और एक जो है जो फॉरेन कंपनीज के जो शेयर होते हैं इनके ऊपर भी मेरे से एक दो क्वेरीज आई थी। तो आई थिंक आप प्लान कीजिएगा अभी इन टॉपिक्स को भी कवर करने के लिए, बिकॉज ये अपने आप में बहुत बड़ी इनमें एनोमलीज हैं, इनमें बहुत सारे जो है इश्यूज हैं लोगों को। तो बिल्कुल राकेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हर सर ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दीपक सर वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगले सप्ताह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। जिन लोगों ने अभी तक उपकाश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोग जो भी कोई आपका समस्या हो, कोई आपका सवाल हो, आप उस पर दोबारा वेबिनार को सुन सकें। यूट्यूब पर जाकर सुने, आप भी सुने, अपने दोस्तों को भी सुनाएं, उनसे भी कहें कि इससे ज्ञान प्राप्त करें अपना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट सर। नाइट सर, गुड नाइट।